नमस्कार बच्चों, मैं राजीव बिरमान आपका स्वागत करता हूं मेरे यानी आपके अपने YouTube चैनल राजीव मैथ्स ट्यूटोरियल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों DT+B का TGT हिंदी फीमेल एग्जाम, जो आपका 28 अगस्त 2018 को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था DT+B के द्वारा। अब कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए कि सर हम DT+B की TGT PRT की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर कुछ प्रीवियस ईयर या ईयर्स के हमें कुछ एग्ज़ाम मिल जाए जिनकी आप प्रिपरेशन हमें करा दें, तो मैं उन बच्चों के लिए DT+B का ये TGT वाला एग्जाम लेकर आया हूँ, जिसका हम मैथ सॉल्यूशन करेंगे। जो 20 नंबर आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 20 मार्क्स के, हम वो वाला पोर्शन सोल्व कर रहे हैं। इसमें भी जो डाटा इंटरप्रिटेशन है बच्चों, 2 क्वेश्चन आपके डाटा इंटरप्रिटेशन जो आंकड़ों वाले सवाल आते हैं, वो मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ क्योंकि वो काफ़ी लेंदी सवाल है ना। सवाल बहुत आसान है लेकिन लेंदी ज़्यादा है, लिखने में बहुत समय लगता है। तो इसलिए जब एक बार में ही हम डाटा इंटरप्रिटेशन के वो सारे सवाल इकट्ठे कर लेंगे। चलिए फिर आज हम उन बच्चों के लिए जो DT+B की तैयारी कर रहे हैं TGT PRT के लिए, उनके लिए ये TGT का एग्ज़ाम लेकर आए हैं। और मैं साथ के साथ जो आपका सिलेबस है, मैथ का जो कोर्स है, वो मैं चलाता ही रहूँगा। जैसे रिमाइंडर चल रहा तो रिमाइंडर की वीडियो आएंगी, फिर उसके बाद जो भी टॉपिक होगा वो वीडियो आती रहेगी। चलिए फिर शुरू करते हैं बच्चों। पहला सवाल क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन ए क्लास ऑफ सेक्शन A एंड B इज़ 110, कि एक कक्षा में सेक्शन A और B के जो कुल छात्र हैं वो 110 है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन A इज 20% मोर देन द सेक्शन B, और जो सेक्शन A के छात्रों की संख्या है वो B सेक्शन से 20% अधिक है। एंड द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन B इज 20% मोर देन द सेक्शन A, और जो सेक्शन B है उसमें जो एवरेज स्कोर है, जो उनके औसत प्राप्तांक है, वो सेक्शन A से 20% ज़्यादा है। इफ़ द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास इज 84, यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 84 हो, मतलब एवरेज 84 हो मार्क्स का, देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ द स्टूडेंट्स इन सेक्शन A। तो जो सेक्शन A में बच्चे हैं, छात्र हैं, उनका जो एवरेज रहा होगा, एवरेज स्कोर रहा होगा, वो क्या रहा होगा। देखिए बच्चों, सवाल क्या है। उन्होंने कहा कि भाई 2 सेक्शन हैं, सेक्शन A और सेक्शन B। जो A सेक्शन में बच्चे हैं वो B से 20% ज़्यादा है। मान लीजिए अगर इसमें 6 हैं, 5 है, अगर इसमें कितने बच्चों 5, तो इसमें कितने होंगे 6 होंगे। भाई 20% क्या होता है, आप कहेंगे सर 20% मतलब 1/5, 1/5। अगर मैं मान लेता हूँ B सेक्शन में 5 हैं तो A सेक्शन में 1 ज़्यादा होगा, तो कितने होंगे बच्चों 6। आप चाहे तो 100 मान सकते हो कि भाई मैंने मान लिया B में कितने बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं, तो इससे 20 ज़्यादा होंगे तो कितने होंगे 120 होंगे। तो 120 और 100 का जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 6:5 आएगा। तो ये जो आ गया, ये इनकी संख्या का रेशियो आ गया। यहाँ से हमें ये बात पता चल गई। अच्छा, उसने हमें आगे क्या बताया कि जो एवरेज स्कोर है बच्चों, वो B सेक्शन वाले बच्चों का A से 20% ज़्यादा है। जो एवरेज स्कोर है बच्चों, जो एवरेज स्कोर है वो B का ज़्यादा है A से, कितना 20%। तो इसका मतलब ये 5 रहा होगा तो यहाँ पे 6 रहा होगा, है ना। तो इनका एवरेज 5 है तो इनका 6 है। तो अगर आपको पता हो तो एवरेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है सम ऑफ नंबर्स या ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर। किन्हीं भी संख्याओं का आपको औसत निकालना है, आप उनका जोड़ कीजिए और जितनी संख्या उससे भाग गए तो आपका एवरेज आ जाएगा। अच्छा, कोई अगर आपसे सम पूछता है बच्चों, तो आप कहेंगे सर एवरेज को इन नंबर से गुणा करेंगे इधर ले जाकर, तो इनका सम आ जाएगा। मतलब जो भी एवरेज है अगर आप गुणा कर दे, ये किन की एवरेज है, ये किस बात की एवरेज है, मतलब किन संख्याओं की एवरेज है, तो गुणा करने पर उनका सम आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर मेरे पास नंबर भी है, एवरेज भी है, तो क्या मैं यहाँ से सम निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सम कितना आएगा बच्चों 30, यहाँ से कितना आएगा 30। मैं ये कह सकता हूँ कि जो क्लास थी उसके सेक्शन A के जो टोटल मार्क्स थे वो 30, और जो B के सेक्शन के टोटल मार्क्स थे वो कितने थे 30। तो क्या मैं पूरी क्लास के बता सकता हूँ बच्चों? आप कहेंगे सर 60 हो गए। पूरी क्लास के टोटल मार्क्स कितने हो गए बच्चों? 60। तो क्या मैं पूरी क्लास की एवरेज निकाल सकता हूँ? क्यों निकालूँ मैं एवरेज? क्योंकि उसने मुझे पूरी क्लास की एवरेज दी है बच्चों। तो जो उसने मुझे दिया है एक्चुअल में, मैं वही बात यूनिट में, रेशियो में निकालने की कोशिश करूँगा ना। तो आप कहेंगे सर 30 और 30 60। अब ये मानिए ये मेरी तरफ से है भाई। रेशियो पर जब हम काम करते चलते हैं बच्चों, तो ये मानिए ये हमारा काम है ना, क्योंकि रेशियो एक्चुअल को तो बताएगा नहीं, ये एक्चुअल के रेशियो को बताएगा, है ना। तो ये मानिए ये हमारी तरफ से हो रहा सारा, है ना। तो आप कहेंगे सर हमारे हिसाब से 30 टोटल मार्क्स है सेक्शन A के बच्चों के, B सेक्शन के 30 है, तो हमारे हिसाब से कुल मार्क्स जो पूरी क्लास के हैं वो 60 हो गए। और ये जो 60 मार्क्स है मेरे हिसाब से कितने बच्चों के हैं? आप कहेंगे सर 6 बच्चे A में, 5 बच्चे B में, तो 6 और 5 कितने हो गए? 11। तो आप कहेंगे सर 11 बच्चों के हो गए। तो यहाँ से अगर मैं एवरेज निकालता हूँ बच्चों, तो आप कहेंगे सर 60 टोटल मार्क्स हैं और बच्चे कितने हैं? 6 और 5 11। तो ये एवरेज आ जाएगी। लेकिन एक्चुअल जो एवरेज है वो तो मुझे गिवन है, कितनी है? 84। तो ये जो हमने निकाली ना, ये जो हमने निकाली है,
ये रेशियो के अकॉर्डिंग निकाली है। तो रेशियो के अकॉर्डिंग जो भी बात होती है बेटा वो हमारे हिसाब से होती है, उसे हम यूनिट में तोलते हैं। हम इस बात को यूनिट में तोलते हैं कि भाई मेरे हिसाब से इतने यूनिट एवरेज है, लेकिन होना कितना चाहिए बच्चों? आप कहेंगे सर 84 होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहेंगे सर ये तो कट गया, 12 से जाएगा, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 7 गुणा 11 77, और ये कितना बच्चों 5। तो 1 यूनिट 77/5 की होगी। तो आपसे पूछा गया कि जो सेक्शन ए है उसका एवरेज स्कोर कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इसका एवरेज स्कोर कितना था? 5 था। सेक्शन ए का जो एवरेज स्कोर था वो 5 था। तो 1 यूनिट इतने की है, तो 5 यूनिट कितने की होगी बच्चों? ये ए का एवरेज आ जाएगा, है ना, ए का एवरेज स्कोर। तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 77/5। 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, तो 5 की कितनी? 5 से गुना कर लेंगे तो कट जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 77 इस सवाल का सही उत्तर। आगे सवाल इस प्रकार है बच्चों, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज 9:4। ए बी के आई का अनुपात 9:4 है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 7:3। उनके खर्च का अनुपात 7:3 है। इफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू द एक्सपेंडिचर ऑफ ए, यदि बी की आय ए के खर्च के बराबर हो, फाइंड द रेशियो ऑफ सेविंग्स। तो बचत का अनुपात बताना है किसका? ए और बी का। देखिए बच्चों सवाल क्या है, उसने कहा कि जो ए और बी है इनके इनकम का रेशियो बच्चों कितना है? 9:4। और इनके जो खर्च है एक्सपेंडिचर जो है उनका रेशियो कितना है? 7:3। तो उसने ये कहा जो बी की आय है, तो बी की आय कितनी है बच्चों? 4 है। और ए का जो खर्च है, ए का खर्च कितना है? 7 है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो अगर ये दोनों इक्वल है तो आप कर दो ही नहीं इक्वल। भी कैसे इक्वल करेंगे? आप इसको 7 से गुना कर दें और इसको कितने से गुना कर दें? 4 से। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, जब आप किसी भी रेशियो के किसी भी यूनिट को अगर किसी नंबर से गुना या भाग करते हैं तो पूरा रेशियो ही उस नंबर से गुना या फिर भाग हो जाता है। अगर आप इसे 7 से गुना करते हैं इस यूनिट को, तो ये भी 7 से गुना होगा, इनका डिफरेंस भी 7 से गुना होगा, मतलब सब कुछ 7 से गुना हो जाएगा। मतलब हर किसी की रेशियो 7 से गुना होगी। तो आप कहेंगे सर ये 7 से गुना होने का मतलब है पूरा रेशियो ही 7 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ से एक नया रेशियो निकल के आएगा, क्या? 7 नीम 63 63, ये आ गया 28। तो ये भी 28 आएगा, 7 चौका 28। तो ये भी 7 के साथ 4 से गुना होगा बच्चों। तो आप कहेंगे 4 तिये 12। तो आप मुझे बताइए ये इनका इनकम है, ये खर्च है। तो यहाँ से अगर मुझे सेविंग निकालनी है बच्चों, अगर मुझे इनकी सेविंग निकालनी, तो आप कहेंगे सर इनकी इनकम में से, अब ये खत्म हो गया। ऐसा करने पर बच्चों अब ये खत्म, अब यहाँ से ही सोल्व करेंगे। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो इनकी और ये जो इनका खर्च है, अगर इनकम में से खर्च निकालेंगे तो बचत आ जाएगी। तो आप कहेंगे सर निकाल दीजिए, ये आ गया 35, 28 में से 12 गया 16। रेशो कितना आ जाएगा बच्चों? 35:16। ये सवाल का सही उत्तर है। अब अगला सवाल देखिए, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। अब की बार तो ये पूछा गया, इससे पहले मोस्टली यही पूछता है, वो आपको इनकम के साथ खर्च का रेशियो देगा तो इनकी सेविंग्स देता है, या फिर इनकम के साथ सेविंग का रेशियो देगा तो फिर आपको खर्च देगा। ऐसे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इफ x बराबर दिस एक्सप्रेशन देन फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ x। आपको x का आखिरी अंक बताना, मतलब इस एक्सप्रेशन का जो आखिरी डिजिट आएगा, आखिरी अंक आएगा, अंतिम अंक, वो आपको बताना है। देखिए बच्चों हम इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। किस पर? यूनिट डिजिट पर। हम डिजिट का एक प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, उसमें एक टाइप है यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट, उस पर हमने बहुत सारे सवाल लिए हैं आखिरी अंक पर। तो आप वहां जाकर जरूर उसे चेकआउट कीजिए एक बार। अब यहाँ पर देखिए आखिरी अंक कभी भी बताना है बच्चों, तो 0, 1, 5 और 6, कभी भी किसी भी संख्या का अगर आखिरी डिजिट इन 4 में से है तो उसका जो लास्ट डिजिट आता है बच्चों, जो आखिरी अंक आएगा, लास्ट डिजिट आएगा, वो हमेशा सेम आएगा। कहने का मतलब क्या है? 0 का 0 आता है, 1 का 1 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है, चाहे इनकी पावर कुछ भी रहे। कोई भी ऐसा नंबर जिसका आखिरी अंक, जैसे मैंने कहा 1, 2, 6 की होल पावर, आप कुछ भी ले लीजिए इसकी पावर, इस संख्या का आखिरी अंक क्या है? 6, क्योंकि हमें आखिरी अंक से लेना देना है। तो इसका जो आखिरी डिजिट आएगा बच्चों 6 आएगा। इसी तरह से 0 का 0 आता है, 5 का 5 आता है, 6 का 6 आता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। बाकी जो अंक बचे, अब ये 4 है, बाकी 6 अंक बचे, उनमें से अगर 4 और 9 को देखा जाए तो 4 अगर ओड पावर आती है तो 4 आता है, और अगर इवन पावर आएगी तो 6 आएगा। इसी तरह अगर 9 में ओड पावर आती है बच्चों तो 9 आएगा, और अगर इवन पावर आती है तो फिर 1 आएगा। ठीक है, जैसे यहां से अगर बात करें तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले 0, 1, 5, 6 चेक करें। आप कहेंगे सर 0, 1, 5, 6 तो नहीं है किसी का भी। अगर आप ध्यान से देखें, क्या इसका आखिरी अंक 0, 1, 5, 6 में से है? आप कहेंगे नहीं सर। 4 और 9 में 4 है, तो 4 का ये कैसी पावर है? आप कहेंगे सर ओड है। ओड है तो इसका आखिरी डिजिट क्या आएगा? 4 आएगा। क्या और है कहीं 4 9 नहीं है? ये 4 नहीं देखना आपको, इससे कोई लेना देना ही नहीं हमें।
आगे वाले डिजिट से हमें कोई लेना देना नहीं है यूनिट डिजिट के सवालों में। या फिर आप ये भी कर सकते हैं 0 1 5 6 में तो सेम आएगा, बाकी जितनी भी डिजिट बची उनकी सभी की पावर को हम किससे भाग लगाते हैं बच्चों, 4 से भाग लगाते हैं। जो भी पावर आएगी उस पावर को हम 4 से भाग लगाएंगे और यहाँ से जो रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को उसकी पावर बनाएंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है, मतलब पावर अगर मान लो 4 से पूरी कट जाए, तो उस केस में हम जो नई पावर लगाएंगे वो 4 ही लगाएंगे। देखिए अब क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यहाँ से तो आखिरी डिजिट 4 आ गया, तो अब जो बाकी बची इसमें हम क्या करेंगे, इसकी पावर को 4 से भाग देंगे। तो जब इसकी पावर को 4 से भाग देंगे तो किसी भी नंबर को 4 से भाग देकर शेषफल बताना है, रिमाइंडर बताना है बच्चों, तो उसके आखिरी 2 डिजिट को ही भाग लगाएंगे, सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को। आप कहेंगे सर 46 को 4 से भाग लगाओ, तो 44 कटेगा 44, तो कितना बचेगा, आप कहेंगे सर 2 बचेगा। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस पूरी पावर को यूज ना करके सिर्फ 2 यूज करेंगे, सिर्फ 2, जो रिमाइंडर आएगा वो। मैंने क्या कहा, तो 146 है, इसको हम क्या करेंगे बच्चों 4 से भाग देंगे। तो 4 को ना देकर सिर्फ पूरी संख्या को ना देकर भाग, पावर को सिर्फ आखिरी 2 डिजिट को हम भाग देते हैं 4 से भाग करके शेषफल बताने के लिए। आप कहेंगे सर यहाँ से बचेगा 2, तो यहाँ से 2 बचेगा ना, ये जितना बचेगा वही इसकी पावर बनाएंगे। अगर ये पूरा कट जाए, मान लो यहाँ पे 44 होता तो पूरा कट जाता तो रिमाइंडर 0 आता, तो उस केस में हम पावर 4 ही लगाएंगे। प्लस आगे चलेंगे, अब इसको 4 से भाग लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर 67 को अगर 4 से भाग देंगे तो 64 कटेगा, 64 तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 3 की पावर कितनी लगाएंगे बच्चों, 3, तो ये आ जाएगा 49 का आखिरी डिजिट 9, यहाँ से 4 और 3 का 3 कितना होता है 27, तो यहाँ से आ जाएगा 7, 9 4 13 और 7 20, तो आखिरी डिजिट क्या आएगा बच्चों 0। 0 इस सवाल का सही उत्तर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहें तो, अगर मान लो आपको ये कभी इतनी सारी बातें याद न रहे तो आप हर किसी की पावर को 4 से भाग दे दो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। देखो ये तो याद ही रह जाता है, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5, 6 का 6, बाकी सभी में क्या करो आप पावर को 4 से भाग दे दो। जैसे अगर मैं इसमें 4 से भाग देता, आप कहते सर 43 को हम 4 से भाग लगाएंगे तो कितना बचेगा 3, तो 4 की 3 कितना होता है आप मुझे बताओ। आप कहेंगे सर 64, तो 64 का डिजिट क्या आएगा 4 ही आएगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है, देखिए 3 वेसल्स ऑफ द कैपेसिटी 3 लीटर 4 लीटर एंड 5 लीटर, 3 बर्तन जिनकी धारिताएं 3 लीटर 4 लीटर और 5 लीटर है, कंटेनिंग एसिड एंड वाटर इन द रेशियो 2 3 3 7 एंड 4:11। इनमें जो अम्ल और पानी का घोल है उसका अनुपात 2 3 3 7 और 4 11 है। ऑल 3 सॉल्यूशन poured into a new vessel, ये तीनों जो घोल हैं इनको एक नए बर्तन में उड़ेला जाता है। 180 मिलीलीटर सॉल्यूशन वाज टेकन आउट फ्रॉम दिस एंड 72 मिलीलीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू इट। इसमें से जो ये घोल बनाया गया है तीनों बर्तन का, उसमें से 180 मिलीलीटर घोल निकालकर उसमें 72 लीटर पानी और मिला देते हैं। किसमें, जो 180 लीटर निकाला ना 180 मिलीलीटर, उसी सॉल्यूशन में 72 लीटर क्या डाल देते, 72 मिलीलीटर पानी डाल देते हैं। तो फिर कहा आपको देन फाइंड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर इन न्यू सॉल्यूशन। तो जो नया घोल बना है आपका, नया जो मिक्सचर बना है उसमें एसिड और वाटर का रेशियो क्या होगा। देखिए बच्चों वो क्या कह रहा है कि भाई आपको बताया कि एसिड और वाटर इनका सॉल्यूशन बनाया गया। क्या बनाया गया बच्चों, सॉल्यूशन। तो जो पहला सॉल्यूशन है इसमें 2 3 का रेशियो है, दूसरे वाले में 3 7 का रेशियो है और तीसरे वाले में 4 11 का रेशियो। ये बात है। तो अगर मैं कहता हूं 2 3 का रेशियो है तो इस तरह से मेरे हिसाब से 5 का सॉल्यूशन हो जाएगा, 3 और 7 के हिसाब से 10 का सॉल्यूशन हो जाएगा और 4 और 11 के हिसाब से 15 का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इनको ऐड, ये डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते भाई एसिड ऐड कर लिया वाटर ऐड कर लिया। क्यों, क्योंकि उसने ये कहा कि जो इनकी कैपेसिटी है वो 3 4 और 5 लीटर की है। आप मुझे बताएं, जो ये पहला बर्तन है बच्चों, ये जो पहला बर्तन, ये दूसरा बर्तन और ये तीसरा बर्तन है, इसमें इसकी कैपेसिटी 3 लीटर की, इसकी 4 लीटर की, इसकी 5 लीटर की है बच्चों। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ अगर मैं इनका रेशियो निकालूँ तो आपको से लीटर से लीटर से लीटर कट गया, तो इनकी जो कैपेसिटी होगी वो 3 4 5 के रेशियो में होगी। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो सॉल्यूशन होगा और इसका जो सॉल्यूशन होगा, अगर आप इनको एक साथ मिलाएंगे तो इनका सॉल्यूशन का रेशियो 3 4 5 आना चाहिए, है ना, 3 4 5। तो आप मुझे बताइए मुझे कितना सॉल्यूशन चाहिए इन सब का मिलाकर। आप कहेंगे सर 180 मिलीलीटर चाहिए, 180 ml चाहिए। तो मैं चाहता हूं कि भाई 180 ml इस रेशियो में बांटना, कि भाई यहां से और यहां से जब मैं इनको मिलाऊंगा तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें से मुझे 180 ml चाहिए। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो 180 का जो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है ये तो 3 4 5 के रेशियो में तो बटेगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन ही तो है। ये 3 लीटर क्या है बच्चों, ये एसिड और वाटर का मिक्सचर है ना, सॉल्यूशन है। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यहाँ से 3, यहाँ से 4 और यहाँ से 5 लिया जाएगा और मिलाकर कितना हो जाएगा 180। तो मेरे हिसाब से कितना होगा, 3 4 7 7 और 5 12। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ भाई मेरे हिसाब से 12 हो गया। तो 12 की वैल्यू कितनी है बच्चों, आप कहेंगे सर 180 ml। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी,
आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर 12 एकम 12, 6 गया 12 पंजे 60, तो 15 होगी। कितनी होगी बच्चों? 15 होगी। तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ ये 15 थी 45, तो यहाँ से 45 आना चाहिए, यहाँ से 60 निकल के आना चाहिए, इतने ml यहाँ से आना चाहिए, इतने ml यहाँ से आना चाहिए, और 15 गुणा 5 75 ml यहाँ से आना चाहिए। मतलब ये जो सॉल्यूशन है मेरा, पहले वाला सॉल्यूशन है बच्चों, ये 45 ml का होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे कितना है? 5। आप कहेंगे सर 5 की वैल्यू 45 ml है, तो ये कितने गुना होगी? भाई मुझे ये 5 45 बनाना है बच्चों, मैं चाहता हूँ इस 5 को 45 बना दूँ, तो कैसे बनाऊंगा आप मुझे बताओ। आप कहेंगे सर ये 9 गुना है। अगर ये 9 गुना तो इसका मतलब ये पूरा 9 गुना हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर मैं 5 को 45 बनाना चाहता हूं बच्चों, तो आप कहेंगे सर 9 गुना है। मैं एक बार जल्दी से बता देता हूं। देखिए मैंने क्या कहा, भाई मुझे 180 ml का सॉल्यूशन बनाना है, तो ये 3 4 5 का सॉल्यूशन था, 3 4 और 5, तो 3 4 5 के हिसाब से मेरा कितना हो गया? 12 का। तो 12 की वैल्यू 180 ml दी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 15 ml होगी। तो इस हिसाब से पहले बर्तन की जो कैपेसिटी होगी वो 45 मिलीलीटर की होगी, यहाँ से 60 मिलीलीटर और यहाँ से 75 मिलीलीटर की होगी। तो जो पहला बर्तन है बच्चों उसकी 45 मिलीलीटर की सॉल्यूशन की कैपेसिटी है। तो मेरे हिसाब से तो 5 है, तो 5 की 45 है, तो कितने गुना हुआ? मतलब 5 यूनिट 45 के बराबर, तो 1 यूनिट 9 के बराबर आ गई ना, मतलब उतने ही गुना हो गया, उतने टाइम्स हो गया। तो आप कहेंगे सर 9 है, तो यहाँ से 1 2 की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुना। 3 की वैल्यू कितनी होगी? 9 गुना। तो पूरा रेशियो ही गुना होगा। अच्छा मैं 10 को कितना बनाना चाहता हूँ बच्चों? 60 ml। तो आप कहेंगे सर ये 6 गुना होगा, तो इसका मतलब ये भी पूरा 6 गुना होना चाहिए। इधर ऐसे ही इसको मैं 75 ml बनाना चाहता हूं, तो मुझे 5 गुना करना पड़ेगा। इसको 5 गुना करना मतलब पूरे रेशो को 5 गुना, याद है ना ये बात? इसको भी 5 गुना करेंगे। तो यहां से अब आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि सर यहां से अगर मैं एसिड और वाटर इकट्ठा करता हूं, तो ये मेरा जो नया वेसल होगा, है ना, एक नया बर्तन बनेगा, उसमें एसिड कितना आएगा? आप कहेंगे सर 9 दूनी 18, यहां से 18 और ये 20, तो 20 18 कितना हो गया? 56 रेशो। 9 थी 27, 6 7 42 और 5 गुना करें 55, 55 प्लस 27 प्लस 42 कितना हो गया? 124, 124। अब आप क्या करेंगे? आप ये कहेंगे सर ये मेरा 180 ml का बन गया। आप चाहे तो चेक कर लीजिए, 56 प्लस 124 कितना होगा बच्चों? 180 ml होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर ये तो आ गया पानी, ये आ गया अमल। अब मुझे पानी और मिलाना है इस 180 ml में, कितना? 72। किस में मिलाना बच्चों? पानी। तो आपको 72 पानी और मिलाना। तो आप कहेंगे सर यहाँ से ये आ गया 6, ये 9 और ये 1, और एसिड कितना मेरा? 56। तो यहाँ से जो मेरा रेशियो आएगा बच्चों, आप काट देंगे यहाँ से, 14 से जा रहा, 14 चौक 56, 14 का स्क्वायर होता है ये 14, फिर 2 से जाएगा, ये 2, ये 7, तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों? 2:7। ये इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल इस प्रकार है बच्चों, देखिए ₹64,000 was invested at the rate 5% per annum for a certain time and gets ₹4,921 as compound interest। CI से मेरा मतलब compound interest है। If rate of interest is calculated as half yearly। उसने कहा कि 64,000 रुपये जो है वो निवेश किए गए 5% वार्षिक दर से किसी निश्चित समय के लिए, और उसे 4,921 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज मिला यदि ब्याज की दर आपकी छमाही संयोजित हो, हाफ ईयरली लगाई जाए। If the same amount is invested at the same rate and time, find compound interest। यदि वही धनराशि उसी दर से उसी समय के लिए लगाई जाए, तो फिर जो ब्याज मिलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या हुआ? देखिए बच्चों, उसने हमें ये कहा कि भाई 64,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना बच्चों? 64,000 रुपीज, 64,000 रुपये, और ये इन्वेस्ट किया गया है 5% रेट की दर से, और उसके बाद जो उसे ब्याज मिला वो कितना मिला? 4,921। तो जो अमाउंट होगा वो कितना होगा बच्चों? जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? ये प्रिंसिपल होगा तो अमाउंट कितना होगा? भाई प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दीजिए, तो 4,921 जोड़ेंगे तो 4,000 जोड़ेंगे तो कितना? 68,000 और 921 और ये आ जाएगा। तो आप कहेंगे, देखिए यहाँ से बहुत सारे बच्चों के अलग अलग सवाल करने के तरीके होते हैं। एक तो ये होता है जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है बच्चों CI के सवालों में, वो होता है P × 1 + R/100 की होल पावर T। ये आपका CI के सवालों में अमाउंट निकालने का तरीका होता है। आपको प्रिंसिपल पता है, अमाउंट पता है, रेट पता है, टाइम आप यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से मैं क्या बताना चाहता हूँ, जब कभी भी आपकी जो रेट है अगर वो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, है ना, ऐसे इन ईच मंथ अगर ऐसे कैलकुलेट की जाती है, तो आपको बस ये देखना कि भाई आपके एक साल में आपको कितनी बार ब्याज देना पड़ेगा। या फिर आप ये सोचिए एक साल के आपने कितने टुकड़े किए, हाफ ईयरली के हिसाब से आपको साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा, हाफ ईयरली 6 मंथ में, है ना,
तो साल में 2 बार ब्याज देना पड़ेगा। या फिर मैं कहता हूँ बस आप ये देख लीजिए आपने साल के कितने टुकड़े कर दीजिए, हाफ ईयर के हिसाब से साल के कितने टुकड़े हो गए बच्चों, 2। तो फिर हम क्या करते हैं, जो आपकी रेट होती है और जो टाइम होता है, रेट को हम आधा कर देंगे, साल के कितने टुकड़े हुए, जितने टुकड़े होंगे मतलब जितनी बार ब्याज देना पड़ेगा आप उतने से रेट को भाग लगाएंगे और उतने से टाइम से गुणा करते हैं। तो टाइम तो मेरे पास नहीं है लेकिन रेट तो मेरे पास है। आप कहेंगे बिल्कुल है सर, कितनी है 5। तो 5 को अगर भाग लगाएंगे, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, आप कहेंगे सर 5 को 2 से भाग लगा दो, ये इतने परसेंट है ना, 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2.5%। इसका मतलब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 1/40, 1/40। उम्मीद करता हूँ आपके पास समझ में आएगी। 5% होता है 1/20, तो उसका आधा करेंगे तो 1/40 आ जाएगा। या फिर आप इसे परसेंट हटा के 100 लगाएं और सोल्व कर लें तो ये आ गया 1/40, 1/40। तो या तो आप यहाँ पर इसको रख के सोल्व करें, यहाँ पर जब आर लगाएंगे तो पूरा परसेंट लिखेंगे 2.5%, 2.5%। अब यहाँ से मैं जो तरीका बता रहा हूँ आपको हमेशा अगर रेट निकालनी है तो भी यही तरीका लगाएंगे, टाइम निकालना है तो भी यही तरीका लगाएंगे। ठीक है, तरीका यही लगेगा। उसमें टाइम निकालना है तो कैसे करेंगे, रेट निकालना है वो कैसे करेंगे, आप अलग अलग सीख लेंगे। देखना, अब रेट दी है तो टाइम कैसे निकलता है ऐसे सवालों में, तो आप प्रिंसिपल निकाल लीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए, दोनों लिख लीजिए। अगर करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता तो ठीक है, इतने रखो। फिर रेट सोल्व कर लीजिए, अगर रेट दी है तो रेट को सोल्व कर लीजिए। आप कहेंगे सर 1/40, तो ये जो निचले वाली वैल्यू है 40 ये आपके प्रिंसिपल होती है, और जो ऊपर वाली वैल्यू होती है इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट एक जोड़ेंगे तो ये ब्याज जोड़ने के बाद क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। बस आपको ये देखना है बच्चों, ये जो वैल्यू है ये 40 की कितनी पावर है, ये 40 की कितनी पावर। आप कहेंगे सर ये तो क्यूब है इसका, 4 का क्यूब 64 होता है और 3 जीरो आ जाएंगी, 64,000 हो जाएगा। तो बस आपको ये देखना क्या ये भी इसका क्यूब है, ये 100% इसका क्यूब मिलेगा बच्चों, आपको समय खराब नहीं करना। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, तो इसका मतलब आपका यही टाइम है, तो इसका मतलब बच्चों यही आपका टाइम है। ये जो 3 है, ये जो जितनी पावर होगी यही आपका टाइम माना जाएगा, अगर ये दोनों पावर क्या आ गई बच्चों सेम। अब आप कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब जो मेरा समय है वो 3 साल है। नहीं, ये आपको ध्यान देना है। आपने जो ये रेट लगाई है 5%, क्या ये एनुअली लगाई है? नहीं। आप कहेंगे सर आपने आधी कर दी, तो इसका जो आपने रेट लगाई है बच्चों ये हाफ ईयरली है। जब रेट आपकी हाफ ईयरली है तो ये जो टाइम आता है ये ईयरली नहीं आते 3 ईयर, ये आपके हाफ ईयर आते हैं बच्चों। कितने आते हैं? हाफ ईयर। तो ये जो 3 आया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ये जो टाइम आया 3, ये 3 हाफ ईयर होंगे बच्चों, 3 हाफ ईयर। तो 3 हाफ ईयर से अगर आप टाइम बताना चाहते हैं कितना होगा जो पुराना समय रहा होगा या टाइम रहा होगा, तो आप कहेंगे सर जो मेरा टाइम रहा होगा इसका मतलब वो 1.5 ईयर रहा होगा, 1.5 साल रहा होगा। 6 महीने का मतलब क्या होता है? 18 महीने, 12 महीने प्लस 6 महीने मतलब 1 साल प्लस 6 महीने मतलब 1.5 साल। आप कहेंगे सर बिल्कुल, इसका मतलब 1.5 साल रहा था। तो अब मुझे ये बताना कि जो वो धनराशि थी 64,000 रुपये, इसी को मुझे चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% के हिसाब से ईयरली मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, अगर आपको ब्याज निकालना पहले साल का, देखिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, अगर आप SI निकालते हैं बच्चों, सिंपल इंटरेस्ट, तो जो भी रेट है आपकी प्रिंसिपल का ब्याज लेंगे ये भी सिंपल इंटरेस्ट आएगा। यहाँ पे फिर से रेट ब्याज लेंगे इसका प्रिंसिपल का, ये भी आपका SI आता है। लेकिन अगर आप CI निकालते हैं तो आप कहेंगे सर पहले ब्याज निकालिए इसका, तो ये आपका CI आएगा। फिर आप यहाँ पर ब्याज लेंगे दूसरे साल, ये फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर, तो जब आप दूसरे साल ब्याज लेंगे तो फिर से प्रिंसिपल का ब्याज लेंगे बच्चों, आपका CI आएगा। और आपको इसका भी ब्याज लेना पड़ेगा, इसी जो दूसरे साल की रेट है 8%, तो आप कहेंगे सर ये CI आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ब्याज कैलकुलेट किया जाता है। पहले साल का ब्याज लेंगे धन का, फिर अगले साल, पहले साल इतना ही मिलेगा, अगले साल जब जाएंगे तो आप इस प्रिंसिपल इस धन का ब्याज लेंगे, प्लस आपको जो पिछला साल का ब्याज है उसका भी ब्याज लेना पड़ेगा। अगर मान लो आपको कभी तीसरे साल का निकालना पड़ेगा तो पहले आप धन का ब्याज लीजिए, फिर ये जो पिछले साल के तीनों ब्याज है इन तीनों ब्याज का ब्याज इधर लेना पड़ेगा। ठीक है, SI में हमेशा बस धन का ब्याज, धन का ब्याज, धन का ब्याज, यही फर्क होता है SI और CI में। आप कहेंगे ठीक है सर, तो यहाँ पर ब्याज दर कितनी थी? साल की तो 5% थी, अगले साल 5% लगेगी। टाइम कितना है बच्चों? आप कहेंगे सर 1.5 साल है, 2 साल तो पूरे ही नहीं है। कोई बात नहीं, आपका अगर समय एक सही कुछ साल है तो आप 2 साल मान लीजिए, 2 सही कुछ है तो आप 3 साल मान लीजिए, हमेशा थोड़ा सा ज्यादा मानिए, कंप्लीट मानिए। तो आप कहेंगे ठीक है सर 5% निकालिए इसका, 10% 6,400, तो 5% कितना होगा बच्चों? 3,200 रुपये। तो मतलब पहले साल मुझे इतना ब्याज मिलेगा। अगर अगले साल जाएंगे तो आप कहेंगे सर फिर से इसका 5% लेंगे तो 3,200 तो मिलेगा ही, प्लस मुझे इसका भी 5% ब्याज मिलेगा, जो दूसरे साल की ब्याज की दर है वही लगेगी। अगर ये अलग है तो अलग ही लगेगी। आप कहेंगे सर 3,200 का 5% कितना? 10% 320, 5% 160, ये ब्याज मिलेगा।
तो अब भाई ठीक है, मैंने दूसरे साल का कंप्लीट ब्याज लिया, लेकिन कायदे से क्या मुझे दूसरे साल का पूरा ब्याज लेना? आप कहेंगे नहीं सर, मुझे दूसरे साल का पूरा ब्याज नहीं लेना, सिर्फ उसका आधा ब्याज लेना, 1/2 लेना है। तो आप कहेंगे सर मुझे इसका और इसका 1/2 ब्याज लेना है। तो आप यहां से जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो आप कहेंगे सर पहले साल का तो पूरा ब्याज मिलेगा, फर्स्ट ईयर का 3200 मिलेगा, प्लस मुझे सेकेंड ईयर का मुझे पूरा ब्याज नहीं मिलेगा, मुझे सिर्फ इसका आधा ब्याज मिलेगा, आधा। तो आप आधा ब्याज जब निकालेंगे तो आप कहेंगे सर या तो इनको जोड़ के आधा कर दो, या फिर इसका आधा करो, कितना 1600, प्लस इसका आधा कितना होगा बच्चों 80, और इसको जोड़ दीजिए, यह आ जाएगा 3200, 1600, 4800 प्लस 80, 4880 रुपये इस सवाल का सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। अगर नहीं आई तो इसका मतलब आपने पहले कॉन्सेप्ट नहीं किया है, कोई बात नहीं। जब हम सिलेबस चलाएंगे, आपका अभी चल ही रहा है, साथ के साथ सिलेबस आपका रिमाइंडर उसमें चला हुआ है, उससे पहले हम डिजिट पढ़ चुके हैं हम, उसमें बहुत सारी डिविजिबिलिटी फैक्टर्स, ठीक है, और इसके अलावा नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, हम बहुत सारा कुछ नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं और बहुत डिटेल से हमने आपको सारे के सारे टॉपिक कराए। तो आप जरूर उनको भी, सभी वीडियो को चेकआउट जरूर कीजिए बच्चों। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल इस प्रकार है बच्चों, लेट एक्स बी ए लार्जेस्ट नंबर। मान लो कि एक्स एक बहुत बड़ी संख्या है, विच डिवाइड, जो कि भाग करती है इन सभी संख्याओं को, लीव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस, और हर दशा में बराबर शेष बचता है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड रिमाइंडर। तो एक्स और शेषफल के बीच में अंतर क्या होगा? देखिए बच्चों, ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, एचसीएफ लेते हैं, आपको पता है। और एचसीएफ जब लेते हैं तो ये 3-4 केस होते हैं। या तो भाग देने पर सेम रिमाइंडर बचता है, जैसे इस वाले केस में बचा, और वो बताएगा भी आपको कि गिवन करेगा वो जो रिमाइंडर है वो कितना है। इसमें गिवन नहीं किया, अगर गिवन करता तो क्या करते हैं, जो भी रिमाइंडर गिवन करता है इसमें से माइनस कर लेते हैं, और फिर जो नंबर बचते हैं उनका एचसीएफ लेकर आंसर बताते हैं। अगर डिफरेंट बचता है तो डिफरेंट माइनस करते हैं, और जो आता है उनका एचसीएफ लेकर आंसर बताते हैं। अगर सेम रिमाइंडर बचता है लेकिन बताए ना कितना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता रिमाइंडर, तो घटाएं क्या। तो ऐसे सवाल में क्या करेंगे, आप जो भी नंबर आपको दिया है लिख लीजिए, 2105, 2531, आप इनका डिफरेंस कीजिए, डिफरेंस। तो आप कहेंगे सर इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 213, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 426, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा इनको जोड़ लेंगे, यही इनका डिफरेंस बन जाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो इनका डिफरेंस आएगा लिख लेते हैं, यह आएगा 639। तो लिख लेते हैं एक बार सभी को, 213, 426 और 600। ये जो इनके परस्पर अंतर आए हैं, ये जो डिफरेंस आए हैं, आपको इन डिफरेंस का ही क्या लेना है बच्चों, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ लेते समय हम क्या करते हैं, एक ऐसा नंबर देखते हैं जो इन सभी को ही भाग करे, उससे भाग करते चलते हैं। तो आप कहेंगे सर ये सारे 3 से करते हैं, भाई 3 3 6 6 और 6 12, ये भी कट जाएगा, और 6 3 9 भी कट जाएगा। तो आप कहेंगे सर ये कट गया 7 1, ये कट जाएगा कितना 1 4 2, ये भी कट जाएगा 2 1 3, और किसे जा रहा है 71 से ही जा रहा है, ये भी कट गया 1, ये कट गया 2। तब तक ऐसे भाग लगाएंगे जब तक सभी में भाग जाना बंद ना हो जाए। तो आप कहेंगे सर जिन जिन से भाग लगा है 3 से और 71 से, इनकी गुणा करके एचसीएफ बता देंगे, कितना 3 और 7 21, 213 हमारा क्या होगा बच्चों एचसीएफ। ये क्या आ गई, ये वो बड़ी से बड़ी संख्या आ गई जो इन सभी को भाग करेगी और सेम रिमाइंडर बचाएगी। तो ये एक तरीके से आपके एक्स की वैल्यू आ गई बच्चों, एक्स की वैल्यू। अब आपसे क्या एचसीएफ या एक्स पूछा गया, नहीं, एक्स और रिमाइंडर का डिफरेंस पूछा गया। तो इसका मतलब मुझे इससे फिर से भाग देना पड़ेगा रिमाइंडर निकालने के लिए। तो आप किसी भी नंबर को भाग दे दो, मुझे ये नंबर थोड़ा आसान लग रहा है क्योंकि ये 213 का 10 के मल्टीपल के पास का है। तो आप कहेंगे सर 2105, किसी भी नंबर को भाग दे दोगे, 3 नंबर है, किसी को भी भाग दे सकते हो आप। एचसीएफ से भाग लगाए कितना 213, तो आप कहेंगे सर ये 9 पर जाएगा, क्योंकि इसका जो 10th मल्टीपल होगा वो खुद 2130 होगा, वो इससे थोड़ा बड़ा है। तो आप कहेंगे सर 9 पे जाएगा, तो कितना आएगा 9 3 27, 2 जाएगा 21 गुणा 9 17 और 2 19, और ये 1 19 17, ये आपका 19 17 आएगा। तो आप कहेंगे सर इसमें से माइनस कर लीजिए, कितना आएगा 15 में 7 गए 8, और ये बच गया 9, 9 में से गया 8 और 1 188। तो आप कहेंगे सर जो मेरा डिवाइजर है, मतलब जो x है, ये मेरा x है और ये मेरा रिमाइंडर है बच्चों, मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इसमें से ये माइनस कर लीजिए, कितना आएगा बच्चों 25। 25 सवाल का सही उत्तर है, ये इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल आपका बच्चों रेशो के कॉन्सेप्ट पर बेस है। देखिए ऐसे बहुत बार सवाल आते हैं कि कई बार आपको क्या करेगा, 2 रेशो देगा, जैसे ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया, और फिर कहेगा इनका कंबाइंड रेशो ए बी सी का बताओ। मतलब फिर चाहे कुछ भी पूछ ले, आपको उनका एक कंबाइंड रेशो तो बनाना ही पड़ेगा ए बी सी का, ठीक है। अगर कभी कभी आपको 3 रेशो दे देगा, ए बी बी सी सी डी,
फिर कहेगा ABCD का रेशो बताओ, या फिर कहेगा A के साथ D का या किसी का भी रेशो बताओ, वो एक अलग बात है, लेकिन आपको एक कंबाइंड रेशो उनका निकालना पड़ता है। तो होता क्या, जब 2 रेशो देगा तो कोई एक व्यक्ति 2 बार आता है, 2 रेशो में कोई एक व्यक्ति कॉमन होगा, 3 रेशो में कोई 2 व्यक्ति कॉमन होते हैं, अगर 4 रेशो देता है तो उसमें कोई 3 व्यक्ति कॉमन होते हैं। ऐसे सवालों को सोल्व कैसे करते हैं, बहुत सारे तरीके, अलग अलग टेक्निक होती है, अपने अपने तरीके होते हैं कराने के। मैं आपको जो बता रहा हूँ आप ये लगा सकते हैं। देखिए, आप ये देखिए इनमें कौन व्यक्ति 2 बार आया है। आप कहेंगे सर A 2 बार आया है, D 2 बार आया है और कोई नहीं आया, तो उनके नाम आप बीच में रखें। बाकी जो बचे B और C इनके अगल बगल में रख ले, कहीं पर भी जहां आपका दिल करे। आप कह सकते हैं कि सर B A के साथ आया है और जो C है वो D के साथ आया है, तो जो जिसके साथ है उसको उसके बगल में रखे, ठीक है। तो यहां से सब कोई, अब कहीं से भी कोई भी रेशो उठा ले जो आपका दिल करे, ये जो आपका दिल करे। भाई पहला रेशो उठाया, क्या लिखा, A B का 4 5 है, A 4 है और B कितना बच्चों 5, B 5 है। ये जो स्थान है ये आपके खाली रह गए। फिर D C का देखेंगे, D कितना 5। अब अगले वाली उसमें रो में चलेंगे, आप कहेंगे D सर 5 है, C मेरा 6 है, तो ये वाले स्थान खाली रह जाएंगे फिर आपके 2। फिर अगली रो में चलेंगे, A कितना है 4 और D कितना बच्चों 3, तो ये वाले स्थान खाली रह जाएंगे, ठीक है। अब आपको इनको फिल कैसे करना होता है, जो ये खाली स्थान है ये किसकी बगल में है, 4 की, तो दोनों को 4 से फिल कर दो। ये किसकी बगल में है, ऐसे देखना आपको, आप कहेंगे सर 5 की, तो 5 से फिल कर दो। ये किसके बगल में 4 और ये किसके बगल में 3। अब आपको बताना क्या है, आप ध्यान से ऑप्शन देखिए बच्चों, ये इनके 4 ऑप्शन है, आपको B C में रिलेशन बताना सिर्फ, तो आप बाकी सबको छोड़ दो, सिर्फ B में और सिर्फ C को चेक करो। आप यहां से जब रेशो निकालेंगे तो आप कहेंगे सर इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या, आपको इन सबकी गुणा करके यहां लिखना है, आपको इन सबकी भी गुणा करके यहां लिखना है। जब आप इनकी गुणा करेंगे तो गुणा में जब रेशो निकालेंगे तो जो कटता वो कट जाएगा, तो आप कहो सर इसमें और इसमें कुछ कटता है क्या, भाई 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा यहाँ पे 5 गुना 5, 5 गुना 5 25, 6 गुना 3 18, तो रेशियो कितना आ जाएगा बच्चों 25 18। किसका रेशियो आया, आप कहेंगे सर ये B और C का रेशियो आया कितना 25 18। तो अगर इसकी क्रॉस गुणा करें तो ये आ जाएगा 18B बराबर कितना 25C। ये इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, देखिए AB इज ए 2 डिजिट नंबर, AB एक 2 अंक की संख्या है, वेयर B ग्रेटर देन A, जहां पर B अंक A अंक से बड़ा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 52। इफ द डिजिट इज रिवर्स देन द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड इट्स डिजिट सम इज 124। वो ये कह रहा है कि अगर जो संख्या है, इस संख्या और उसके अंकों को जोड़ कर अगर हम गुणा करें तो जो गुणनफल आता है वो 52 आता है, और यदि उसके अंकों को रिवर्स कर दें, पलट दें, तो फिर जो उस संख्या, कौन सी संख्या, रिवर्स संख्या, उस रिवर्स संख्या और उसके अंकों का जो जोड़ कर जो गुणा करेंगे, जो प्रोडक्ट आएगा वो फिर 124 आता है। तो आप बताएं 14A-3 भी क्या होगा। देखिए बच्चों सवाल क्या है, उसने ये कहा कि जो ये AB है 2 डिजिट की एक संख्या है, मतलब A और B, ये यूनिट प्लेस है, ये इसका 10 प्लेस है। उसने कहा कि अगर इनके इस संख्या और इसके अंकों को जोड़े, तो आप मुझे एक बात ध्यान से गौर करके बताएं, अगर मान लो कोई नंबर है कितना 35, अगर इसके अंक पलट दे 53, तो जो इसके अंकों का जोड़ था 3 और 5 8, 5 और 3 8, क्या वो पलटेगा, सॉरी वो क्या गलत आएगा, नहीं वो अलग नहीं आएगा भाई, 3 और 5 भी 8 होगा, पलटेंगे तो भी जो सम आएगा वो 8 ही आएगा, है ना। बस आपको ये बात ध्यान देनी है। तो आप कहेंगे जो पहले संख्या रही थी, जो ओरिजिनल नंबर था, है ना, जो ओरिजिनल नंबर था, अगर मैं उसको गुणा करूंगा किससे, सम ऑफ डिजिट से, सम ऑफ डिजिट, और जो अब रिवर्स नंबर है, जो रिवर्स्ड है बच्चों, वो भी तो सम ऑफ डिजिट से ही गुणा करना है, वो रिवर्स की सम ऑफ डिजिट से, तो सम तो वही आएगा। तो जो आएगा बराबर में वो क्या आएगा, आप कहेंगे सर 52 इंटू 124, यही आएगा, क्योंकि ओरिजिनल नंबर को जब हम गुणा कर रहे हैं सम ऑफ डिजिट से तो 52 आ रहा है, और रिवर्स को जब सम ऑफ डिजिट से गुणा करें तो 124 आ रहा है। तो आप काट लो जो जिससे करता है, आप कहेंगे सर 4 से कट गया कितना 13, और ये कितना 31। अब आप मुझे ध्यान से देखकर बताइए भाई, जब ये कटेगा तो ये क्या कटेगा, आप कहेंगे सर ये सम ऑफ डिजिट ही कटेगा, यही कटेगा, क्योंकि दोनों में ही कॉमन है। तो बचेगा क्या, ओरिजिनल नंबर और रिवर्स नंबर। तो ओरिजिनल नंबर क्या है, आप ध्यान से देखो, 2 ही डिजिट का कितना 13, क्या ये रिवर्स करने पर 31 आएगा, बिल्कुल है। इसका मतलब जो नंबर था बच्चों वो क्या था 13, क्या था 13, और B क्या रहेगा 3, क्यों, क्योंकि आप ध्यान से देखिए B जो है वो A से बड़ा है। तो यहां से अगर आप सोल्व करेंगे 14A माइनस 3B, तो आप कहेंगे सर 14 गुणा 1 माइनस 3 गुणा 3, तो ये कितना आ गया 14 माइनस 9 5। इस सवाल का सही उत्तर है बच्चों। अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, आपको फॉर्म बनानी तो आती है, अगर नहीं आती है तो मैंने डिजिट टॉपिक में
जो रिवर्स्ड डिजिट के जो सवाल हैं, टाइप्स हैं, वो मैंने सारी 2 डिजिट रिवर्स कैसे होती हैं, 3 डिजिट रिवर्स वाले जो सवाल है, बहुत सारे सवाल मैंने आपके लिए वहां पर लगा कर रखे हैं। अब वहां जाकर देख सकते हैं। देखिए ए बी, अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो आप कहेंगे सर 2 डिजिट का नंबर है तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 10a + b। ये 10 प्लस पे तो 10 से गुना, ये 1 प्लस पर तो 1 से गुना, तो ये आपका ओरिजिनल नंबर आ गया। अब इस ओरिजिनल नंबर को किससे गुना करना था, इनके सम ऑफ डिजिट, तो a + b इससे गुना करना था, तो ये कितना आएगा बच्चों 52। अगर इसके डिजिट को रिवर्स कर दे तो a की जगह b आ जाएगा, बस यही फर्क पड़ेगा 10b + a। लेकिन सम ऑफ डिजिट तो बच्चों वही आएगा ना, a + b आएगा। ये कितना 124। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर आप बहुत सारे तरीके हैं, या तो आप इसको ऐसे भाग लगा दे तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, सीधा डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा। अगर मान लो आप इनको जोड़ दो, मान लो आप इनको क्या करते बच्चों, ऐड कर दो, है ना, ऐड। तो जब आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो आप करोगे कि सर दोनों में जब इसको ऐड करेंगे तो a + b तो कॉमन आ जाएगा, a + b दोनों से कॉमन आ जाएगा भाई, ये प्लस, भाई इसको ऐड करोगे आप कहोगे सर इसको प्लस इसको, तो a + b बाहर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा 10a + b, यहाँ से बचेगा 10b + a, तो 10a + a कितना हो जाएगा 11a, 1b + 10b क्या हो जाएगा 11b, और इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बराबर में 176, 176। अब आप यहाँ से कहेंगे सर ये a + b, 11 यहाँ से कॉमन आ जाएगा बच्चों, अंदर बचेगा a + b, यह आ जाएगा 176। ये 9 नहीं, ये a है ना, गलती मत करना, 11 से a कट गया बच्चों 16 बार। तो आप कहेंगे सर a + b इंटू a + b, तो a + b का होल स्क्वायर हो गया। तो ये a + b का जो होल स्क्वायर होगा ये किसका स्क्वायर होगा, आप कहेंगे सर 4 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो a + b कितना आ गया बच्चों 4। तो आप मुझे बताओ a + b अगर 4 है तो अगर मैं a 1 लेता हूं, तो अगर a 0 लूंगा तो 0 लूंगा तो बच्चों ये क्या 2 डिजिट का नंबर रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसका मतलब मुझे 0 4 तो नहीं हो सकता, 1 और 3 हो सकता है, 3 a से बड़ा भी है। अच्छा 2 और 2 4 होता है, ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर हो गए, b बड़ा होना चाहिए a से। अच्छा 3 और 1 ये भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि a छोटा होना चाहिए b से, है ना, तो ये नहीं हो सकता, सिर्फ यही पॉसिबल है, कौन सा, a 1 और b 3। तो a 1 है, b 3 है, आप लगा दीजिए, उत्तर आ जाएगा कितना 5। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका बच्चों टाइम एंड वर्क से है। सवाल क्या है, a एंड b कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 एंड 45 डेज। a किसी काम को 30 दिन में कर सकता है, b उसी काम को पूरा 45 दिन में कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज, वो मिलकर 10 दिन काम करते हैं। देन बी लेफ्ट द वर्क, उसके बाद बी काम करना छोड़ देता है, एंड द रेस्ट ऑफ द वर्क इज डन इन 10 डेज बाय ए एंड सी टुगेदर। और जो बचा हुआ काम है वो ए और सी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू द सेम वर्क, तो बचा हुआ काम सी अकेला कितने दिन में कर सकता है। देखिए बच्चों जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो आप कंप्लीट टाइम ढूंढिए। कंप्लीट टाइम क्या होता है, जिस टाइम में काम पूरा हुआ हो। तो कौन सा टाइम, आप कहेंगे सर 30 दिन में काम पूरा हुआ था, 45 दिन में काम पूरा हुआ था, तो ये आपके कंप्लीट टाइम है। क्या ये कंप्लीट टाइम है आपके, नहीं, इसमें तो काम पूरा नहीं हुआ ना, कुछ काम हुआ था। तो आप कहेंगे सर एक तो मेरे पास कितना है 30, किसका है 30 दिन, बी के कितने हैं 45। तो जो कंप्लीट टाइम होता है आप उनका एलसीएम लेकर टोटल वर्क मान लीजिए। आप कहेंगे सर 30 और 45 का एलसीएम कितना होगा 90। एलसीएम क्या होता है बच्चों, एक ऐसी संख्या जो दिए गए नंबर से पूरा भाग हो, डिवाइड हो, कटे। तो आप कहेंगे सर हम एक ऐसा नंबर मानेंगे जो इनके टाइम से पूरा कट जाए, और वो हमारा क्या होगा टोटल वर्क। आप इसे टोटल वर्क मान लीजिए। मान लीजिए ये बॉक्सेज है बच्चों कि ये 90 बॉक्स बनाने थे इनको। तो आप कहेंगे सर सबसे पहला काम होगा हमारा टोटल वर्क निकालना, फिर उसके बाद होगा इनकी एफिशिएंसी निकालना। एफिशिएंसी क्या होता है, वन डे वर्क, एक दिन में किया गया काम। तो आप कहेंगे सर 30 दिन में 90 बॉक्स बनाता है ए, तो एक दिन में कितने बनाएगा, आप कहेंगे सर 3। 90 को 30 से डिवाइड मार देंगे, 90 को बच्चों 30 से डिवाइड करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा। ये ए का वन डे वर्क आ जाएगा, ए का वन डे वर्क कितना 3। बी का वन डे वर्क क्या होगा, बी की क्षमता क्या होगी एक दिन की। आप कहेंगे सर 90 को 45 भाग मार दो 2, या 45 दूनी 90 होता है, कैसे कहें आप, है ना। तो एक सबसे पहला काम आप टोटल वर्क निकाल लीजिए, उसके बाद ये निकाल लीजिए कि इनकी क्षमता कितनी है, एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी मतलब वन डे वर्क, एक दिन का काम। अब आप काम शुरू करेंगे, यहां से काम शुरू, यहां पर काम खत्म। जितने व्यक्ति काम छोड़कर जाएंगे उतने आप कट लगा लें, ठीक है। आप कहेंगे सर सबसे पहले हिस्से में काम करने कौन आया, आप कहेंगे सर ए और बी दोनों आए। तो दोनों अगर आए हैं तो दोनों ने कितने दिन काम किया, आप कहेंगे सर 10 दिन काम किया। तो दोनों मिलकर काम करें तो आप दोनों की एफिशिएंसी जोड़ लिए। भाई ये 3 काम करेगा, ये 2, ये 3 बॉक्स बनाएगा, ये 2, तो मिलकर कितने बनाएंगे 5 बॉक्स एक दिन में। ये दोनों मिलकर 5 बॉक्स बनाएंगे एक दिन में, तो 10 दिन में कितने बनाएंगे बच्चों 50, 5 गुना 10, ठीक है 50 बॉक्स बनाएंगे। मैं लिख देता हूं, तेरी बॉक्स है भाई 90 में से 50 बॉक्स यहां बन गए, तो बचे हुए कितने 40। बी यहां चला गया तो काम किसने किया, यहां ए और सी ने मिलकर किया बच्चों, और ये कितने दिन में किया है 10 दिन में। एक बात हमेशा याद रखना, जब कभी भी आपको टाइम निकालना है, अगर टाइम निकालना है तो काम को, वर्क को
एफिशिएंसी से भाग लगाएंगे। अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो वर्क को टाइम से भाग लगाएंगे। मैं एक बार लिख देता हूं, जो वर्क होता है बच्चों वो होता है टाइम इंटू एफिशिएंसी, ठीक है, क्षमता। अगर आपको टाइम निकालना है तो एफिशिएंसी से भाग कर देंगे, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम से भाग कर देंगे। अब आप मुझे बताओ, बॉक्स मुझे पता है, डेज मुझे पता है, बॉक्स मुझे पता है, टाइम मुझे पता है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ से। आप कहेंगे सर 40 को अगर मैं 10 से भाग लगाऊं तो मुझे यहाँ से ए और सी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी, है ना, क्षमताएं पता चल जाएगी, कार्य क्षमता। तो आप कहेंगे सर कितनी आ गई, 4, मतलब ये मिलकर 4 बॉक्स बनाते हैं बच्चों। कौन कौन, ए और सी। तो ए का तो मुझे पता है कितने बनाता है, ए कितने बनाता है बच्चों, 3 बॉक्स बनाता है। तो सी कितने बनाएगा, 1 बनाएगा। अगर सी 1 बॉक्स बनाता है तो सी 1 बॉक्स बनाता है बच्चों, एफिशिएंसी 1 बनाता है, तो 60 कितने हैं, 90। तो 90 बॉक्स बनवाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, इतने दिन लगेंगे, 90 डेज। एक दिन में 1 बॉक्स बनाता है तो 90 बॉक्स बनाने में कितने दिन लगेगा, 90 दिन। याद रखिए, आपसे 99% टाइम पूछा जाता है, तो टाइम हमेशा कैसे निकलेगा, काम कितना करवाना है। तो कितना काम करवाना था, सी से 90 काम कराना था। ये तो मुझे पहले से ही पता था जब ये काम निकाला मैंने। बस मुझे ये निकालना था सी की एक दिन का कार्य, मतलब सी की क्षमता क्या है। तो सी की जितनी क्षमता होगी उससे भाग लगा दो। अगर ये काम मुझे तीनों से कराना होता तो तीनों से कराना है तो काम कितना कराना, 90। और एबीसी से कराना तो एबीसी की तीनों की क्षमता से हम भाग लगा देंगे तो टाइम आ जाएगा। चलिए फिर इस सवाल में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। फिर अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बच्चों आपका परसेंट से है। देखिए सवाल क्या है, द नंबर ऑफ क्वांटिटीज इंक्रीज बाय 10%। यदि वस्तुओं की संख्या जो है वो उसमें 10% की वृद्धि हो जाए, देन द रेवेन्यू ऑफ ए शॉपकीपर इज डिक्रीज बाय 10%। तो जो राजस्व है दुकानदार का, जो इनकम है वो 10% से घट जाती है। देन फाइंड द परसेंट चेंज इन इट्स प्राइस पर क्वांटिटी। जो उसकी कीमत पर वस्तु है उसमें कितने % बदलाव आएगा, ये आपको बताना है। देखिए बच्चों, जो रेवेन्यू होती है उसी को हम इनकम कहते हैं। तो ये जो होती है ये हमेशा क्वांटिटी पर, प्राइस पर क्वांटिटी होता है। मतलब कितनी वस्तुएं खरीदी गुणा में एक वस्तु की जो कीमत है उससे गुणा कर दो, ठीक है, आपका आ जाए। जैसे मान लो 10 किलो चीनी ली, 1 किलो चीनी कितनी है, 36 की, तो 36 गुना 10 360 रुपये आ जाएगा रेवेन्यू। तो यही रेवेन्यू किसी के लिए खर्चा भी होगा, तो एक्सपेंडिचर के लिए भी यही फॉर्मूला चलता है ना, यही बात लगेगी। अब आप कहेंगे ठीक है सर, यहाँ से अगर हम सोल्व करें तो मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख लेता हूँ। जो रेवेन्यू होगी वो क्वांटिटी इंटू प्राइस होगी। प्राइस मान लेते थोड़ी देर, प्राइस पर क्वांटिटी लिखना चाहिए तो लिख लो। तो ये बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, रेवेन्यू, ठीक है, इनकम लिख सकते हो आप। तो क्वांटिटी में कितना चेंज है, आप कहेंगे सर 10% बढ़ गई। तो जो ओल्ड क्वांटिटी रही होगी और अब जो न्यू है, न्यू कहे, करंट कहे, आप प्रेजेंट कहे, कुछ भी कहे, तो जो ओल्ड है वो अगर 100 थी तो आज नई कितनी होगी बच्चों, 110। प्राइस अगर पहले P1 था तो आज P2 हो जाएगा, क्योंकि वही तो निकलना में। रेवेन्यू पहले 100 थी तो 10% घट गई, तो बच्चों कितनी हो जाएगी, 90। जब भी ऐसे सवाल है परसेंट में चेंज वगैरह तो आप हमेशा ऐसे ही करेंगे, बस फॉर्मूला लगाए, चिपका दे बात को। तो आप कहेंगे सर 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गई, तो यहाँ से P1 P2 का रेशो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ, कितना, 11/9। तो आप ये कहेंगे कि सर पुरानी जो ओल्ड मेरा जो प्राइस था वो कितना था, 11 पर क्वांटिटी, आज 9 हो गया, तो कम हो गया या बढ़ गया, आप कहें सर घट गया, कितना घट गया, 2। तो 2 घट गया कितने से, 11 से। परसेंट निकालना तो बच्चों क्या होता है, 100। तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/11 होता है, 9 से 1/11%, तो 2/11 कितना हो जाएगा, 18 से ही 2/11%। आप इसे सोल्व कर लीजिए, ये इस सवाल का सही उत्तर है। ये क्या है, उसे पूछा चेंज बताओ, तो ये चेंज तो बताना ही है। तो ये क्या, इंक्रीज है डिक्रीज, आप कहेंगे सर डिक्रीज है ना, ये क्या है, डिक्रीज है। तो 18 से ही 2/11% की कमी इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल भी बच्चों आपका इंटरेस्ट से, ब्याज से ही है। सवाल क्या है देखिए, अनीता वांटेड टू इन्वेस्ट हर सेविंग्स इन 2 स्कीम्स ए एंड बी फॉर 2 years। जो अनीता है वो अपनी बचत को 2 स्कीम में लगाना चाहती है, ए और बी में, 2 साल के लिए, इन द रेशियो 2:3, 2:3 के अनुपात में। मतलब जो उसकी बचत है वो 2:3 के अनुपात में लगाना चाहती है, ए स्कीम और बी स्कीम में। तो जो स्कीम ए है ये तो उसका कंपाउंड इंटरेस्ट पर देती है, मतलब यहाँ पर वो चक्रवर्ती ब्याज पर उधार देती है, और स्कीम बी में वो किस पर उधार देती है, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज पर उधार देती है। यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो 15% है, और यहाँ पर जो ब्याज की दर है वो बी से 33 से 1/3% ज़्यादा है। इफ द डिफरेंस बिटवीन बोथ इंटरेस्ट इज 1350 रुपये। यदि दोनों ब्याजों के अंतर में, यहाँ से जो ब्याज मिला और यहाँ से जो ब्याज मिला, उनका अंतर 1350 रुपये है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ इन्वेस्टमेंट। जो तो उन दोनों निवेश की गई राशि है उनके बीच में अंतर क्या, सवाल में ये पूछा गया। देखिए बच्चों, सवाल क्या कहता है कि जो अनीता ने इन्वेस्टमेंट की है ए में और बी में, वो 2:3 की रेशो में की है। तो अनुपात के जब सवाल आते हैं, जब भी रेशो का आप यूज करना चाहते हैं, और परसेंट के सवालों में कहीं पे भी परसेंट है सवाल, मैं क्या कह रहा हूँ, कभी भी अगर रेशो पर काम करना चाहते हैं बच्चों और उस सवाल में कहीं पे भी परसेंट गिवन है, तो आप हमेशा क्या करें,
जो भी आपने रेशियो माना है, जो भी आपने बात मानी, उनके पीछे 2 जीरो जरूर लगा ले ताकि आपको सवाल करने में आसानी रहे। आप कहेंगे सर 2 और 3 रेशियो की तो बात है, ये कौन सा असली है? तो मान लीजिए 2 की जगह 200, ये 300 है, इसने 200 यहाँ इन्वेस्ट किए, 300 यहाँ इन्वेस्ट किए, अब भी वही बात है, रेशियो तो अब भी है ना, अब भी रेशियो यही है और कुछ नहीं है। तो आप कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब मैंने ए स्कीम पर 200 रुपये लगाए और बी स्कीम पर कितने लगाए बच्चों? 300। चलिए फिर सोल्व करते हैं यहाँ से। मैं कहता हूँ भाई मैंने ए स्कीम पर 200 लगाए, ए स्कीम पर 200 लगाए, एक ही बात चल रही है। यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा आप कहेंगे सर 2 साल के लिए है, तो पहला साल दूसरा साल ब्याज की दर क्या है? आप कहेंगे सर इसे 33 से 1/3% ज़्यादा है, तो 33 सही 1/3% का मतलब क्या होता है बच्चों? 1/3। 100/3% हटाएंगे 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/3। तो मतलब ये से 1/3 ज़्यादा है, तो इसका 1/3 क्या होगा? आप निकाल लीजिए इसका। तो इसका अगर आप 1/3 निकालेंगे बच्चों तो ये कट जाएगा 5%, मतलब 5% ए में जो ब्याज की दर है वो ज़्यादा मिलती है। तो यहाँ 15% मिलती है, यहाँ 20% मिलेगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो 20% यहाँ मिलेगा ब्याज। तो 200 का 20% ब्याज कितना मिलेगा बच्चों? आप कहेंगे सर 40। पहले साल इतना ही मिलेगा, अगले साल फिर इसका 20% 40 और इसका भी 20% मिलेगा। तो इसका 20% कितना हो जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा कितना? 8। 10% 4, 20% 8। तो यहाँ से जो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? 40 और 40 80 + 8 88, 88 मिलेगा। ठीक है, लिख लेते हैं एक बार, 88 इतना मिलेगा। अच्छा, जो बी स्कीम है ये साधारण ब्याज पर है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 15% ब्याज, यहाँ पे भी 15% ब्याज, तो मैं डायरेक्ट ही बोल सकता हूँ ना यहाँ पर तो 30% ब्याज मिल गया। या फिर आप अलग अलग निकालेंगे, भाई 300 रुपये लगाए हैं है ना बी स्कीम पर, तो 300 का 15% कितना? 45। कितना? 45। बस यही ब्याज मिलेगा, धन का ब्याज, धन का ब्याज। या फिर आप एसआई के सवालों में डायरेक्ट दर निकाल के जोड़ सकते हैं, मतलब डायरेक्ट दर को जोड़ के और ब्याज निकाल सकते हैं। भाई 15 और 15 30%, 2 साल का मुझे डायरेक्ट 30% ब्याज मिलेगा, तो 300 का 30% कितना होता है? 90। तो आप कहेंगे सर यहाँ से जो मुझे टोटल ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 90। तो यहाँ से मिला 88, यहाँ से मिला 90, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ 90 और 88 का डिफरेंस कितना होगा बच्चों? 2 यूनिट। भाई हमारा हिसाब नहीं, सारा रेशियो में काम हो रहा है तो हम यूनिट में बोलेंगे, तो हम बोलेंगे सर 90 88 का डिफरेंस 2 यूनिट। मेरे हिसाब से 2 यूनिट है अंतर, उनके हिसाब से कितना है? 1350 रुपये। तो 1 यूनिट कितने के बराबर आएगी बच्चों? आप कहेंगे सर 675 रुपये। 1 यूनिट 675 रुपये के बराबर है। मुझे क्या बताना है? क्या मुझे ए की राशि बतानी है? नहीं। बी की? नहीं। मुझे इनका डिफरेंस बताना है। तो इनका डिफरेंस कितना बच्चों? आप कहेंगे सर 100 यूनिट है। तो 1 यूनिट इतनी की, तो 100 यूनिट कितनी होगी? 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो। 67,500 रुपये इस सवाल का सही उत्तर है। और आपको पता है इस सवाल के जो ऑप्शन थे उसमें कहीं पर भी ये ऑप्शन था ही नहीं। 15,000, 11,000, 10,000, 12,000 कुछ ऐसे ऑप्शन थे। अगर आप सवाल को एग्जाम में करते और आपको बहुत बार ऐसा होता है DSSB के एग्जामों में बच्चों कि ऑप्शन जो आंसर होता है वो ऑप्शन में होता ही नहीं और बच्चे फिर भटकते रहते हैं उस सवाल, वो सोचते हैं हमने गलत कर दिया, फिर उस सवाल को दोबारा लग जाएंगे क्योंकि तरीका तो उनको पता है, सवाल उनको सोल्व करना ही आता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक डाउट उनके पूरे सवाल को और एग्जाम को खराब कर देता है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका प्रॉफिट लॉस से है बच्चों। सवाल क्या है? अ मैन सोल्ड 20 आर्टिकल्स फॉर ₹2,000 एट 10% लॉस। एक व्यक्ति क्या करता है 2,000 रुपये में 20 वस्तु बेचता है और उसे 10% का घाटा होता है। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ₹2,000? ये बी नहीं है, ही है बेटा, ही। हाउ मेनी आर्टिकल शुड ही सेल फॉर ₹2,000 इन ऑर्डर टू गेन 20%? तो उस व्यक्ति को कितने आर्टिकल 2,000 रुपये में बेचने चाहिए ताकि उसे 20% का मुनाफा हो, लाभ हो? देखिए बच्चों, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो एक तो तरीका ये है कि आप ये कह सकते हैं कि जो प्राइस था किसका, जो सेलिंग प्राइस था फर्स्ट और ये सेलिंग प्राइस सेकंड, मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस था एक तरीके से 100 रुपये था। मैं मान लेता हूँ कि भाई वस्तु 100 रुपये की है, तो अगर आप 10% घाटा लेते हैं तो इसलिए 90 रुपये में बेची होगी आपने। अगर आप 20% फायदा चाहते हैं तो इसका दूसरी सेकंड टाइम आपने 120 में बेचा होगा। तो इस तरह से इनका जो रेशियो आएगा वो कितना आएगा? आप कहेंगे सर 30 से कट जाएगा, 3-4 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 3-4। तो जो क्वांटिटी का रेशियो होगा बच्चों वो क्या होगा? वो ठीक इसका उल्टा होगा, 4-3। अगर इनका रेशियो 3-4 आएगा, तो इनकी क्वांटिटी का रेशियो उल्टा होगा। ऐसा क्यों? देखिए, अगर मैं कहता हूँ भाई मान लीजिए 120 रुपये, पहले 90 रुपये में चीनी आती थी, 90 रुपये प्रति किलो, अब 120 रुपये प्रति किलो चीनी हो गई, मान लेते हैं, है ना? आप अगर खर्चा सेम करते हैं, भाई खर्चा सेम ही तो है, यहाँ पे भी 2,000 रुपये लगा रहा है, यहाँ पे भी 2,000 रुपये लगा रहे हैं। अगर आप खर्चा सेम करते हैं तो जो कम रुपये में आती थी उस टाइम पर चीनी ज़्यादा आती होगी, और जब आप प्राइस बढ़ने पर उतना ही अगर खर्चा करेंगे, खर्चा उतना ही है, जेब से आप उतने ही निकाल रहे हैं जितने पहले निकालते थे। पहले आप 2,000 निकालते थे 90 रुपये के हिसाब से लेने में,
अब आप 2000 रुपये निकालते हैं 120 के हिसाब से लेने में, तो अब क्वांटिटी कम आएंगी, पहले ज़्यादा आती थी। तो जब खर्चा सेम होता है बच्चों, खर्चा अगर सेम है तो प्राइस का जो रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा। मैंने क्या कहा, जो खर्चा होता है बेटा वो प्राइस इंटू क्वांटिटी होता है हमेशा। तो अगर खर्चा सेम है तो जो प्राइस का रेशियो होगा उसका उल्टा क्वांटिटी का रेशियो होगा। आप कहेंगे ठीक है सर, तो पहले की क्वांटिटी कितनी थी? आप कहेंगे सर पहले 20 बेचता था, पहले 20 बेचता था, तो 4 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो एक की कितनी होगी? आप कहेंगे सर 5, 4 पंजे 20 होता है, तो इसका मतलब 3 पंजे कितना होगा बच्चों? 15। 15 इस सवाल का सही उत्तर है। इसका मतलब 15 आर्टिकल उसे बेचने पड़ेंगे। अब ये तो बात तब है जब वो सेम खर्चा करता है। अगर वो खर्चा सेम नहीं करता है, कुछ अलग करता है, तो भी इस वाले तरीके से थोड़ा सा और आगे हमें सोचकर सवाल को खत्म करना होगा। इतनी बड़ी मामलात नहीं है ये, कोई बात नहीं। अगर मान लो कभी भी मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, चाहे खर्चा सेम करे, अलग करे, कुछ भी करे, लॉस करे, प्रॉफिट करे, कुछ भी करे, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कभी भी। क्या कि पहले कितने रुपये में खरीदा और कितनी क्वांटिटी, सॉरी पहले कितने रुपये में उसने बेचा और कितनी क्वांटिटी थी, फिर कितने रुपये में सेकंड टाइम और कितनी क्वांटिटी थी, और यहां पर जो भी प्रॉफिट लॉस हो 100 में जोड़ घटा कर देंगे। जो भी प्रॉफिट लॉस हो 100 में जोड़ घटा कर लेंगे, मतलब प्रॉफिट तो जोड़ देंगे, लॉस है तो घटा देंगे। देखिए इस वाले सवाल में क्या कहा उसने, 2000 रुपये में बच्चों 20 क्वांटिटी खरीदता है, 2000 रुपये में 20 क्वांटिटी बेचता है। फिर वो कहता है 2000 रुपये में दूसरी बार का हिसाब नीचे रखेंगे, कितनी क्वांटिटी बेचे। पहली बार जब बेचता है तो उसे घाटा होता है 10% का, तो 100 में से 10 गया बच्चों 90। दूसरी बार उसे 20% लाभ चाहिए, तो 100 में 20 जोड़ दो 120, ये कट गया 3, ये कट गया 4, यहाँ से 2000 कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/q है, ये ऊपर जाएगा तो q/1, ये हो जाएगा q/20 बराबर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाएगा, ये आ जाएगा बराबर में 3/4। 4 से 20 कर जाएगा 5, और यहाँ से क्वांटिटी आपकी कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 × 3 15। 15 आपके आर्टिकल होंगे। कभी भी ये चाहे कुछ भी करे, आपकी प्राइस अलग रखे, सेम रखे, क्वांटिटी अलग रखे, प्रॉफिट लॉस दोनों जगह लॉस हो, दोनों जगह प्रॉफिट, जो भी वो आपको कहे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका पाइप एंड सिस्टम से है बच्चों। सवाल क्या है, एक पाइप है ए जो टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप बी पूरी टंकी को 16 घंटे में खाली कर सकता है। इफ वर्क एफिशिएंसी ऑफ ए इज इंक्रीज बाय 50%, अगर जो पाइप ए की कार्य क्षमता है वो 50% बढ़ा दी जाए, और जो पाइप बी की कार्य क्षमता है वो 50% घटा दी जाए, मतलब आधी कर दी जाए, देन इन हाउ मेनी आवर्स द 90% ऑफ टैंक कैपेसिटी विल बी फिल्ड। तो टंकी का 90% भाग को भरने में कितना समय लगेगा, ये सवाल में पूछा गया है। देखिए मैंने पहले भी बताया था टाइम एंड वर्क के सवालों में कि जो आपको टाइम देता है, चाहे वो पूरी टंकी भरने में लगे या पूरी टंकी खाली करने में लगे, किसी को हमेशा उस समय का वो कंप्लीट टाइम होता है, हमेशा उसका एलसीएम लेते हैं। तो जैसे ए पूरी टंकी को भर सकता है 12 घंटे में, ये खाली कर सकता है, जो खाली करने वाला टाइम होता है बच्चों उसको हमेशा माइनस लगाएंगे ताकि हमें ये बात याद रहे खाली करने वाला है। तो 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा? 48। हम ये मान लेते हैं कि जो टंकी थी वो 48 लीटर की थी, तो ये 1 घंटे में कितना पानी भरेगा? ये 4 लीटर भरेगा, ये 4 लीटर ऐड करेगा, और ये 3 लीटर निकाल लेगा 1 घंटे में। तो उसने कहा अगर इनकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए, अगर इसकी एफिशिएंसी बढ़ा दी जाए तो बच्चों इसकी 50% बढ़ाएंगे, इसकी 4 है तो 4 का 50% मतलब आधा बढ़ाएंगे, तो आधा बढ़ाएंगे तो नई न्यू एफिशिएंसी जो होगी, न्यू एफिशिएंसी ऑफ ए वो क्या होगी बच्चों? 4 प्लस इसका 50%, इसका जब आप 50% बढ़ाएंगे तो आधा बढ़ जाएगा, तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगी। ये इसकी 2 बढ़ने के बाद इसकी नई एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 6। ठीक है। अच्छा न्यू एफिशिएंसी ऑफ बी क्या हो जाएगी? आप कहेंगे सर 3 थी, तो 3 में से जब 50% घटाएंगे तो आधी घट जाएगी, तो कितनी रह जाएगी? 1.5 रह जाएगी। ये इसकी न्यू एफिशिएंसी, ये इसकी न्यू एफिशिएंसी। ठीक है। उसने कहा अगर अब ऐसी टंकी को भराएं तो टंकी का कितना पानी है? 48। क्या हमें 48 फिल कराना नहीं, कितना? 90%। तो 48 का 90% आपको फिल कराना है। किससे? आप कहेंगे सर इन दोनों से। तो ये 6 भरेगा, ये 1.5 निकाल देगा, तो 1 घंटे में भरा कितना जाएगा बच्चों? आप कहेंगे सर 4.5 भरा जाएगा, 4.5 भरा जाएगा। यहाँ से परसेंट हटाओ बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा? नीचे 100। पॉइंट हटा ले, 1 10 लगा लें ऊपर। 100 से 2 0 निकल जाएंगे, 5 से निकल जाए, 9 से काट लेते हैं वैसे, 5 आ जाएगा। तो 5 48/5, तो ये कितना आ जाएगा? 5 9 45, और ये बच गया 3/5। तो यहाँ से आप ये तो कह सकते हैं कि सर 9 घंटे तो पूरे लगेंगे। भाई 9 घंटे तो यहाँ से पूरे लगेंगे, और जो 3/5 है इसको
मिनट में बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 60 से गुणा कर देंगे। घंटे से मिनट बनाए तो 60 से गुणा, तो इसको 60 से गुणा करेंगे तो 5 से 60 कटेगा 12, 12 36 मिनट आ जाएंगे। तो ये 9 घंटे 36 मिनट इस सवाल का सही आंसर है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका मेंसुरेशन से ट्रायंगल से पूछा गया सवाल है। क्या है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड आर 949 मीटर, इतना और इतना। उसने कहा कि एक त्रिभुजाकार मैदान की जो लंबाइयां हैं वो क्रम से इतनी 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 है। फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द साइड 1022 मीटर टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स। तो जो 1022 मीटर वाली जो साइड है उसके जो अपोजिट शीर्ष है उससे इस भुजा तक की जो सबसे कम लंबाई होगी, दूरी होगी, वो क्या होगी। देखिए बच्चों, जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो निकाली जाती है वो हमेशा किस पर निकाली जाती है, वो एल्टीट्यूड पे निकाली जाती है, परपेंडिकुलर पे, लंब पे। मान लेते हैं भाई ये 1022 मीटर है, यहाँ पर कितना 949 मीटर, और ये कितना बच्चों 1095 मीटर। तो ये इसका शीर्ष है। तो यहाँ से और इस भुजा की जो बीच की दूरी होगी, जो सबसे कम दूरी होगी, वो 90 डिग्री पर निकाली जाती है। मान लेता हूँ मैं, ये क्या है आपका बच्चों h है, ये क्या है h। तो यहाँ से आप एरिया अगर निकालेंगे तो किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है हाफ इंटू बेस। तो बेस क्या है इसका 1, जिस पर परपेंडिकुलर पड़ता है उसे बेस बोलते हैं। तो आप कहेंगे सर बेस इसका ये हो गया, ये वाला, और ये इसकी हाइट होगी इंटू हाइट, ये इसका एरिया आ गया। अच्छा, इस ट्रायंगल का एरिया हम हीरोज फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है भाई, अंडर द रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका हीरोज एरिया होता है ट्रायंगल एरिया निकालने का। ये ट्रायंगल का एरिया जो है जो हीरोज फॉर्मूला कहते हैं, है ना। ये एस क्या है, ये पेरीमीटर का आधा होता है। एस क्या होता है बच्चों, ये आपका तीनों साइड के जोड़ का आधा होता है, पेरीमीटर का आधा होता है। तो आप कहेंगे ठीक है सर इनका पेरीमीटर निकालो, ये कितना आएगा, आप इन सभी तीनों को जोड़ लो। तो यहाँ से जो एस आएगा बच्चों, ये कितना हो गया 1095 प्लस 949, ये हो गया 2000 कितना 44, 2044 प्लस 1000 3044 प्लस 22 3066, 3066 का आधा करना है मुझे। तो ये कितना आ गया 1533, ये आ गया। तो आप कहेंगे ठीक है सर, अब मैं यहाँ से इसका एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया इस वाली बात से भी निकाल सकता हूँ। तो आप कहेंगे सर एस क्या है 1533, हाफ पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। एस का मतलब अर्ध परिमाप होता है, सेमी पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर। अच्छा, एस माइनस ए क्या होगा, एस माइनस ए मान लो मैं इसको ए मान लेता हूँ। चलिए मैं इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेता हूँ। तो आप कहेंगे सर जब ये निकालेंगे तो इसमें से कितना आएगा, आप कहेंगे सर 584 आएगा। फिर इसमें से जब 1533 में से अगर मैं इसको निकालता हूं तो कितना आएगा, अगर इसको निकालता हूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 438 आएगा। अगर मैं 1533 में से इसको निकालता हूं तो कितना आएगा, आप कहेंगे सर 511 आएगा। ठीक है, आप निकाल कर देख लीजिएगा एक बार। तो यहां से जब इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो आप मुझे बताइए क्या मैं इस वाली संख्या को ऐसे लिख सकता हूँ 3 गुना 511, भाई 3 से कटता है, मैंने ऐसे लिख लिया। क्या मैं इस वाली संख्या को बच्चों ऐसे लिख सकता हूँ भाई 4 से कटती है, तो मैंने इसको 4 से कर लिया, है ना। 8 4 12 5, ये जाएगा 4, 1 और गया 4 16 और 2 गया 6, 4 गुना 140 लिख सकता हूँ। और ये क्या होगा, ये आप कहेंगे सर ये होता है 3 गुना 3 से भाग लगाएंगे तो 140। अच्छा, इसको ऐसे ही रखते हैं क्योंकि 511 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो आप यहाँ से ये कहेंगे सर स्क्वायर रूट से, देखो यहाँ पर 511, यहाँ पे भी 500, 511 से 511 बाहर आ जाएगा गुणा। अच्छा, 140 यहाँ पर भी, 140 यहाँ पर भी, तो 140 आ जाएगा। 1 3 यहाँ पर, 1 3 यहाँ पर, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। और ये जो 1 4 बचा ये किसका स्क्वायर है, आप कहेंगे सर 2 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप ये कहेंगे सर ये इससे कट जाएगा कितना 511, और ये गुणा h, 511 से 511 कट जाएगा। और यहाँ से जो h आएगा बच्चों वो आपका कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 140 गुणा 3 गुणा 2, तो ये आपका कितना हो गया 876 मीटर। ये इस सवाल का सही उत्तर है। अगला सवाल भी बच्चों आपका मेंसुरेशन से ही है। सवाल क्या है, आपको इस होलो सिलेंडर को मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बनाना है। अब इसके बारे में क्या गिवन है, होलो सिलेंडर के बारे में गिवन, आउटर रेडियस इसकी गिवन है 4.3 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस होती है बच्चों बाह्य त्रिज्या, मतलब इसके सेंटर से बाहर के सर्कल तक की दूरी। इनर रेडियस मतलब अंत त्रिज्या, मतलब इसके सेंटर से अंदर वाले सर्कल तक की दूरी। और इसकी हाइट आपको गिवन है 3 सेंटीमीटर। इसको मेल्ट करके पिघलाकर एक नया सॉलिड सिलेंडर बनाना, ठोस बेलन बनाना है, मतलब ऐसा बेलन जिसके अंदर जो अंदर से भरा हुआ हो। इसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर। आपको बताना है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टीएस से क्या होगा, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, जो बाहर का क्षेत्रफल होता है चारों तरफ का, और उसकी जो छत और इसका जो फर्श का जो एरिया होता है, सभी को मिलाकर हम इसका टोटल सरफेस एरिया बताते हैं। देखिए बच्चों, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, हाइट प्लस रेडियस। ये किसी भी सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का ये टोटल सरफेस एरिया होता है। अच्छा, सवाल में कॉन्सेप्ट क्या है, पिघलाने वाला कॉन्सेप्ट है,
मेल्ट करने वाला कॉन्सेप्ट है बच्चों, जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके एक नया ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, या कितने भी ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं, या कितने भी ऑब्जेक्ट को मेल्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, मतलब बात मेल्ट करने की है। जिनको मेल्ट किया जाता है उनका वॉल्यूम और उनसे जो ऑब्जेक्ट बनते हैं उनका वॉल्यूम, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा, क्योंकि मेल्ट जब करेंगे और उससे जो बनाएंगे तो उसी वॉल्यूम से तो बनाएंगे। आप कहेंगे ठीक है सर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका जो वॉल्यूम होगा आप कहेंगे सर इसका होगा पाई बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर इंटू में इसकी हाइट, जो भी इसकी हाइट है, ठीक है। इसकी 3 है, इसकी 9 है, मैं इसको छोटा एच मान लेता हूँ, ठीक है, इसको बड़ा एच मान लेता हूँ, ये लो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप कहेंगे सर इसका वॉल्यूम क्या होगा, इसका वॉल्यूम तो पाई इसकी रेडियस का स्क्वायर और इसकी हाइट। तो आप कहेंगे सर ये पाई से पाई कट गया और इसकी हाइट कितनी है 3, इसकी हाइट कितनी है 9 आर स्क्वायर, ये कितना है आप कहेंगे सर ये है इसका, अच्छा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर तो आपको पता ही होगा बच्चों क्या होता है, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, मतलब एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप कहेंगे सर एक बार इनको जोड़ लो तो ये कितना आ जाएगा 5.4, एक बार सर इनको घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 3.2 अपॉन, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को हटाता हूँ बच्चों तो नीचे 100 आ जाएगा और इंटू में 3 से 9 कट जाएगा 3 बार। इसको अगर सोल्व करें 3 से ये भी कट जाएगा, 54 कितना बच्चों 18 बार। तो यहाँ से जब रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे, इस रेडियस का स्क्वायर निकालेंगे तो इसका रूट चढ़ जाएगा, ये 18 ये 32 ये 100। मैं इसको और आगे इसलिए नहीं काट रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ इसको आसानी से सोल्व कर ले। देखिए 9 दूनी 18 होता है, 18 क्या होता है 9 गुणा 2, 9 दूनी, और ये होता है 16 दूनी, तो 1 2 इसमें आएगा 1 2 इसमें आएगा, तो 2 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा। अच्छा इसमें बचेगा 9, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 दूनी होता है ना, 16 बचेगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा और 100 का 10 बाहर आ जाएगा, ये इसकी रेडियस आ जाएगी बच्चों। तो आप कहेंगे सर ये कितना आ गया 6 चौक 24, तो इसकी रेडियस आ गई 24/10, ये इसकी रेडियस आ गई। मैं 10 को खराब नहीं करना चाहता क्योंकि भाग तो पूरा होगा ही नहीं, तो फिर खराब क्यों करना। अब इसमें उठाकर लगा देंगे भाई 2 इंटू पाई, मैं पाई इसलिए यहाँ से नहीं हटा रहा क्योंकि जो इसके ऑप्शन है बच्चों वो पाई में ही है, इसलिए मैं पाई यहाँ से 22/7 नहीं लिख रहा, इंटू रेडियस कितनी आई इसकी 24/10, रेडियस कितनी आई बच्चों 24/10, इसकी हाइट कितनी है 9 प्लस इसकी रेडियस कितनी है 24/10। इसको और आगे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सर ये आ गया 48/10 इंटू ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 24 114/10, 114/10 और इंटू में ये पाई। आगे इसको और सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 5472, इसको देख लेना, और नीचे 100 है तो उसको हटाएंगे तो कितना आ जाएगा पॉइंट पाई। ये इस सवाल का सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल एक बार फिर से आपका प्रॉफिट लॉस का सवाल है बच्चों। सवाल क्या है, आफ्टर अलोइंग अ D% डिस्काउंट अ मैन सेल हिज आर्टिकल एट X रुपीज। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर D% की छूट देने के बाद उस वस्तु को X रुपये में बेचता है। इफ देर इज नो डिस्काउंट इज अलाउड, यदि कोई भी डिस्काउंट या छूट ना दी जाए, देन ही गेट्स P% प्रॉफिट एंड एट इट्स कॉस्ट प्राइस, तो उसे जो है उसके क्रय मूल्य पर P% लाभ होता है। फाइंड CP, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताइए क्या होगा। देखिए बच्चों जब डिस्काउंट दिया जाता है वो मार्केट प्राइस पर दिया जाता है MP पर, और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमेशा CP कॉस्ट प्राइस पर होता है। आप कहेंगे ठीक है सर, देखिए MP और SP हमेशा जो रेशो बनता है पहले MP/SP में बनता है और एक CP/SP में बनता है ना, एक CP/SP में बनता है। कॉस्ट प्राइस से भी लाभ हानि लेकर सेलिंग प्राइस आता है, और मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट देने के बाद भी जो आता है वो आपका सेलिंग प्राइस आता है। अगर आप कहते हैं भाई मैं 100 रुपये में किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपये है मार्केट प्राइस, तो D% डिस्काउंट देंगे तो वो कितना रह जाएगा, आप कहेंगे 100 - D रह जाएगा सर, है ना। अगर इसमें से D% डिस्काउंट देंगे तो 100 - D हो जाएगा। अगर 10% डिस्काउंट है तो 100 - 10 90 रुपये में बेचेंगे आप। अगर आप कहते हैं सर मेरा 100 रुपये का सामान था और P% लाभ लिया है, तो इसका मतलब मेरा जो यहाँ पर रेशियो आएगा वो 100 + P आएगा सेलिंग प्राइस का। इसका मतलब मैंने 100 + P में मैंने उसको बेचा होगा। यहाँ से मेरा रेशियो ये है, यहाँ से मेरा रेशियो ये है। अच्छा यहाँ पर जो अब ये मत बोलना ये दोनों सेलिंग प्राइस यहाँ पर सेम है सर, अभी नहीं। अभी क्यों नहीं, क्योंकि उसने ये कहा है कि ऐसा करने पर उसने X रुपये में बेचा है। मैं कितने में बेच रहा हूँ भाई, D% डिस्काउंट देने के बाद मैंने इतने में बेचा है, और ऐसा करने पर उसने उस वस्तु को कितने में बेचा X, मैं कितने में बेचा हूँ 100 - D। इसका मतलब मेरे 100 - D की वैल्यू कितनी है बच्चों X रुपये। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर X/100 - D इतनी आ जाएगी। तो क्या मैं यहाँ से मार्केट प्राइस निकाल सकता हूँ, आप कहेंगे सर बिल्कुल। तो यहाँ से 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, आप कहेंगे सर 100X
अपॉन 100 माइनस डी, ये हो जाएगी। तो ये जो आ गया ये मेरा मार्केट प्राइस तो आ गया, लेकिन अब चलो मैंने कहा ठीक है भाई ये मेरा मार्केट प्राइस आ गया, ये मेरा एमपी आ गया, 100 की वैल्यू आ गई मतलब एमपी आ गया। अब उसने कहा कि इफ देयर इज नो डिस्काउंट इज अलाउड, इस बात का मतलब क्या है कि भाई डिस्काउंट क्या कर दिया बच्चों, उसने 0 कर दिया। और 0 डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि जो आपका एमपी है अब वही आपका सेलिंग प्राइस है, वही आपका एसपी, उतने में बेचेंगे आप जितना उसका अंकित मूल्य है। तो इसका मतलब ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो गया। मतलब ये जो है बच्चों अब आपका ये जो आया है, ये जो अंकित मूल्य आप कह रहे थे, अब यही इसका क्या बन गया, नया सेलिंग प्राइस बन गया। अब इतने में बेचेगा, लेकिन मेरे हिसाब से वो जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है, अब इतने रुपए में बेच रहा है, तभी तो उसे लाभ होगा। तो इसका मतलब मेरे इतने यूनिट की वैल्यू अब ये है। बात आ रही है समझ में? मैंने क्या कहा कि भाई अब जो है अगर मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं दूंगा तो इतने रुपए में तो बेचूंगा, मैं इतने रुपए में बेच रहा हूं और इतने रुपए में बेचकर मुझे लाभ हो रहा है, तो मैं तो यहां से ये भी कह सकता हूं भाई लाभ होने पर मैं तो इतने में बेच रहा हूं। तो इसका मतलब मेरे इस सेलिंग प्राइस की, ये मेरा एक तरीके से नया सेलिंग प्राइस ये है बच्चों, है ना, जो क्रय मूल्य पर जो हुआ था वो नया सेलिंग प्राइस ही तो आएगा। तो नया सेलिंग प्राइस मेरे हिसाब से रेशियो में इतना है, होना चाहिए इतना। तो मैं यहां से अगर इसको सोल्व करता हूं तो आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू ये आएगी 100x अपॉन 100 माइनस डी। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, आप कहेंगे सर 100x अपॉन 100 माइनस डी 100 प्लस पी, ये आ जाएगी। तो यहां से अगर मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो ये कितना है 100, इसका मतलब यहां से 100 यूनिट की वैल्यू अगर निकालता हूं, या 2 जीरो लगाओ, यहाँ पे भी 2 जीरो लगा लो, या फिर 100 की वैल्यू कितनी आएगी, एक 100 एक की वैल्यू थी तो 100 की कितनी 100 से गुणा हो जाएगा, तो 100 से गुणा होगा तो ये 200 हो जाएंगे ना, 100 का स्क्वायर हो जाएगा x अपॉन 100 माइनस डी 100 प्लस पी। ये इस सवाल का सही उत्तर है, यही सवाल का उत्तर है बच्चों, यही ऑप्शन में दिया गया था। अगर इसमें ये p% x अगर ऐसी बातें नहीं करता तो ये सवाल बहुत ही आसान था। हो सकता है थोड़ा सा दिखने में आपको अजीब सा लगे, अदरवाइज ये सवाल बहुत आसान है। चलिए फिर अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल आपका नाव धारा से पूछा गया सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम से। सवाल क्या है, इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ बोट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। कि शांत जल में नाव की चाल जो हो पानी की चाल से 5 गुना है। पानी की चाल के, धारा की चाल के, श्रीता की चाल के सेम है। इफ द बोट takes 3 with 3/4 hours to cover 36 किलोमीटर डिस्टेंस इन बोथ साइड्स डाउनस्ट्रीम एज वेल एज अपस्ट्रीम। यदि यह नाव धारा की दिशा में, मतलब अनुकूल, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर की जो दूरी है उसको तय करने में 3 से 3/4 घंटे का समय ले, देन फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। तो उस नाव की धारा की दिशा में, धारा के अनुकूल जो चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटा में, वो क्या होगी। ये 36 किलोमीटर ये नहीं है कि वो गया आया 36 किलोमीटर टोटल हो गए, नहीं, 36 किलोमीटर गया है और 36 किलोमीटर आया है, ये बात है। देखिए अगर आप इसको तरीके से करना चाहते हो तो तरीका ये है, भाई ये वाली बात हो गई। आप कहेंगे सर ये कितनी दूर है 36 किलोमीटर। मैं कहता हूँ भाई पानी मान लो इस तरफ बह रहा है, मैं कहता हूँ पानी इस तरफ बहता है। तो अगर मैं कहता हूँ भाई बोट और ये हो गया मान लो वाटर स्पीड, स्टीम वाटर बात एक ही है। तो आप कहेंगे अगर पानी की चाल कितनी है बच्चों y, तो बोट की चाल कितनी होगी y किलोमीटर पर आवर। अगर पानी की y है तो इसकी कितनी होगी 5y, 5 गुना होगी ना, 5y हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। तो पहले तो मुझे ये बताओ जब ये इस दिशा में जाएगी धारा की दिशा में तो इसकी चाल कितनी होगी। आप कहेंगे सर जब डाउनस्ट्रीम जाती है तो क्या होता है, जैसे मान लो ये पानी है ना, मान लो ये पानी है इस तरफ, इस तरह से पानी है, तो जब ऐसे डाउनस्ट्रीम जाएगी नाव तो एकदम से स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें पानी की भी स्पीड क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है बच्चों। तो आप कहेंगे सर जब डाउनस्ट्रीम जाएगी धारा की दिशा में जाएगी तो दोनों की ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 6y, और जब इधर से वापस आएगी तो ये कितनी हो जाएगी, घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 4y। आते समय ये होगी, जाते समय ये होगी। तो आप कहेंगे सर डिस्टेंस कितनी है 36, स्पीड कितनी है जाते समय 6y, तो ये अपॉन ये टाइम आ जाएगा। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आप कहेंगे सर 36 किलोमीटर जाएगी इस चाल से तो ये टाइम आएगा, 36 किलोमीटर आएगी इस चाल से तो ये टाइम आएगा, और दोनों टाइम को जोड़ेंगे तो मेरा टोटल टाइम आ जाएगा 3 से 3/4 घंटे। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल लेना, और y की वैल्यू निकाल के आपको क्या बताना है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या 6y, 6y में y की वैल्यू पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ से आपको क्या बताना चाहता हूँ, जब कभी भी ऐसा सवाल आता है बच्चों कि ये कोई जाए और आए, चाहे कहीं पर भी बात हो, अगर सवाल कभी ऐसा था कोई सेम डिस्टेंस जाए और वही सेम डिस्टेंस आ जाए, मतलब सेम डिस्टेंस को 2 बार चला जाए, तो उस सेम डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। उस सेम डिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है क्या,
पहले किस स्पीड से गया, याद रखिए मैंने क्या बोला है, किस स्पीड से गया, सेकंड टाइम किस स्पीड से आया, मतलब क्या है, पहले उस दूरी को तय करने में क्या चाल थी, अगली बार उसी दूरी को तय करने में क्या चाल थी, चाहे वो उस दूरी को और आगे चले, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वापस आए या उतनी दूरी, मान लो यहाँ ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ए बी पॉइंट तक गया 36 किलोमीटर, अब ये 36 वापस आए या यहाँ से आगे और 36 चले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आपको बस ये ध्यान देना है, 2 बार चलेगा, है ना, सेम दूरी 2 बार चलेगा, तो क्या है, पहली बार क्या चाल थी उसकी, दूसरी बार क्या चाल थी, नीचे दोनों स्पीड का जोड़ करेंगे और इनटू में टोटल टाइम, तो आप मुझे बताओ दूरी कितनी थी बच्चों, 36, ये तो गिवन है। अच्छा, जाते समय चाल क्या थी उसकी, ये मत कर देना 5y 5 और गुणा में y, नहीं, जाते समय चाल उसकी कितनी थी बच्चों, 6y 6y, आते समय कितनी थी 4y, जोड़े तो कितना 10y, और टाइम कितना बच्चों, आप कहेंगे सर 3 से 3/4 घंटे, तो 12 और 3 15/4 घंटे। अगर ये घंटे में हो तो ठीक है, अगर ये मिनट में है तो बच्चों क्या करना है, 60 से भाग कर लेना, घंटे बना लेना। तो आप यहाँ से करेंगे सर y से y कट गया, और 4 से 4 भी कट गया, 5 से कट गया 3, ये कट गया 2, 2 से ये 6 कट जाएगा 3, और 3 तिया 9, 9 से 36 कट जाएगा 4। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ जो y आएगा वो 4 किलोमीटर पर आवर आएगा बच्चों। मतलब y की वैल्यू कितनी है, पानी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुझे बताना क्या है, मुझे डाउन स्ट्रीम की स्पीड बतानी है बोट की, तो ये है 6y। तो 6y कितना होगा बच्चों, आप कहेंगे सर 4 गुणा कर दो, 6 गुणा 4 24 किलोमीटर प्रति घंटा इस सवाल का उत्तर है। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर आखिरी सवाल पर चलते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी सवाल है बच्चों। हालांकि आपके DSSB द्वारा मैथ पोर्शन में 20 सवाल पूछे जाते हैं, ये आपका 18वां सवाल है, 18th। तो जो 2 सवाल हो आपके डाटा इंटरप्रिटेशन में, मैंने पहले ही बताया जो डाटा इंटरप्रिटेशन के सवाल हो मैं एक साथ किसी एक की वीडियो में आपको करा दूंगा। वैसे डाटा इंटरप्रिटेशन जो होता है बच्चों वो एवरेज, परसेंट और रेशियो पर डिपेंड करता है। अगर आपको वो अच्छे से आते हैं तो आप बड़े आसानी से उन सवालों को कर सकते हैं। देखिए अब इस वाले सवाल में क्या करना है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, आपको इसमें कुछ नहीं, बस सरलीकरण करना है इसको सोल्व करना है वी बोर्ड मास का फॉर्मूला लगाते हुए। आपका बाहर देश में क्या लगता है, कौन सा तरीका, तो हमारे देश में कौन सा लगता है, ये हम सिंप्लीफिकेशन जब करेंगे सिलेबस में तो उस वहाँ पर जरूर आपको बताऊंगा कि पी बोर्ड मास क्या होता है, वी बोर्ड मास क्या होता है, पैड मास क्या होता है, ये सारी बातें मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है इस सवाल में, आप कहेंगे सर इतना तो हमें पता ही है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद ऑफ का सोल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्शन बचे तो उसे कुछ भी पहले आप सोल्व कर लीजिए। आप कहेंगे सर पहले सबसे पहले इस छोटी वाली ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, इस वाली ब्रैकेट को, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे फिर उसके बाद ऑफ को सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड को, फिर मल्टीप्लाई को, ऐसे मैं साथ साथ कुछ पोर्शन सोल्व करते हुए चलता हूँ, आप कोशिश करना समझने की। ये कितना आ जाएगा बच्चों, पहले ऑफ को सोल्व करेंगे इन दोनों में, ये कितना आ जाएगा 8 और 1 9, 9/2, ये हो जाएगा बच्चों 9/2। मैं थोड़ा थोड़ा साथ में सोल्व करता चलूंगा। ऑफ ये कितना आ जाएगा 15 और 1 16/3। तो आप कहेंगे सर 2 से 16 कट गया 8 बार, 3 से 9 कट गया 3 बार, तो ये कितना 8, ऑफ का मतलब गुणा ही होता है, 8 या 24, तो ये 24 आ गया। इस वाले पोर्शन को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, इस वाले पोर्शन को 24 लिख सकता हूँ, है ना, 24। तो ये आ गया 15 और 1 16/5, और डिवाइड को जब मैं गुणा में बदलूंगा तो ये 24 उल्टा हो जाएगा, 1/24 हो जाएगा। तो ये 8 से कट गया 2 बार और ये कट गया 3 बार, प्लस आगे इस वाले पोर्शन को आप सोल्व करते हैं। आप कहेंगे सर 11 माइनस, अगर मैं ब्रैकेट हटाता हूं तो आप कहेंगे सर माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस ये हो जाएगा 4 और 1 5/4, माइनस का प्लस माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 5/8, ये आ जाएगा कितना बच्चों 120 प्लस 29 149/120। नीचे अगर सोल्व करें तो क्या आएगा, आप कहेंगे सर डिवाइड प्लस ऑफ में पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 5/2, 5/2 को 5/2 को लिख लेते हैं, ये ऑफ 3/5। तो आप कहेंगे सर 5 से 5 कट गया, ये कुल मिलाकर 3/2 रह जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे तो भाग का गुणा में चेंज हो जाएगा, या फिर आप सीधा भाग लगा 8 को 2 से भाग कर दो 4, 9 को 3 से भाग कर दो 3, आप ऐसे भी कर सकते हैं, या इसको पलट दो, पलटेंगे तो 2 से 1 कट जाएगा और 3 से 1 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 4/3 प्लस, अब ये ऊपर कितना आ गया 2/15 प्लस, ये कितना हो गया बच्चों 9 8 प्लस। अब आप ध्यान से देखिए, मुझे इसको सोल्व करना है, सिर्फ इसको, तो आप कहेंगे सर 8 एलसीएम आ जाएगा, तो 10 माइनस 5 5/8 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना बच्चों, 5/8 हो जाएगा, प्लस ये हो गया 149/120। और अगर आगे सोल्व करें तो ये 8 8 64 64 प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इसको इतना भी रख सकते हैं,
यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, आप कहेंगे सर 4/3 प्लस 3/2, तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 6, तो ये आ जाएगा 8 और 9 17, ये आ जाएगा। अब आप आगे सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों ऊपर 120, यहाँ पर इनका एलसीएम आ जाएगा 120, 120 को 15 से भाग लेंगे तो कितना 18, 15 8 120, 8 आएगा, 8 दूनी 16 प्लस इसको 120 से गुना करेंगे प्लस, थोड़ा सा लेंदी है ये और कुछ नहीं है, आसान बनाना चाहते हो बना सकता था लेकिन उसने आसान नहीं बनाया। ये 5 गुना 15 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 149 149, ये आ गया ऊपर, ये वाला हिस्सा आ गया। अब ये जो निचले वाला हिस्सा इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये 6/17 हो जाएगा, 6 से ये कट जाएगा 20 बार। इसको सोल्व करें बच्चों तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से क्या कॉमन आ सकता है कुछ, 16 और 149 149 प्लस 16 कितना हो जाएगा बच्चों, आप कहेंगे सर 149 और 150 और 15 165 165 हो जाएगा। तो मैं इसको 165 लिख देता हूँ और इसको काट देता हूँ, समझ जाओगे ना, समझ जाओगे मुझे लगता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ से 15 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 15, यहाँ से 15, यहाँ से 15, आप क्या करेंगे यहाँ से 15 कॉमन ले लीजिए बच्चों, 15 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 11 प्लस यहाँ से 8 गुना, इसमें से 15 कॉमन आएगा तो कितना बचेगा 8 प्लस यहाँ से 15 आया तो 5, ये रह गया और नीचे क्या रह गया बच्चों 20 और गुना में कितना 17। यहाँ से आप कहेंगे सर 15 से कट गया कितना 3, 5 से कट जाएगा 3 और ये कितना 4, क्या कुछ और कटेगा 11 और 5 11 और 5 16, 16 और 64 कितना बच्चों 80, तो ये आ जाएगा 3 गुना 80 भाग में 4 गुना 17, तो 4 से ये 80 भी कट जाएगा 20, तो आप कहेंगे सर ये 60/17 आ गया। और 60/17 क्या होता है बच्चों, 17 3 51 तो कितना बच गया बच्चों 9 इस सवाल 3 सही 9/17 इस सवाल का सही उत्तर है। चलिए फिर बच्चों आज के लिए इतना ही, मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हम साथ के साथ बच्चों सिलेबस भी करेंगे, कोर्स भी करेंगे आपका, अभी रिमाइंडर चला हुआ, रिमाइंडर के बाद जो भी टॉपिक होगा वो हम आपको कराएंगे। साथ के साथ में DT+B के जो एग्जाम प्रीवियस ईयर या ईयर्स के जितने भी हैं वो आपको सोल्व कराता रहूँगा, TGT PRT जो भी आपकी डिमांड रहेगी वो साथ के साथ आपको मिलते रहेंगे। चलिए फिर आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, आपके चेहरे पर सदैव ऐसी मुस्कान बनी रहे। आप अभी तक वीडियो पर बने रहे उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।